एडोलेसेंस साइकोलॉजी पे भी बात करी है और आप उसके लिए भी लोगों को थेरेपीज एंड ट्रेनिंग देते हैं। थेरेपीज नहीं, उस पर काउंसलिंग काम करते हैं। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट आपके थेरेपी में कैसे रोल करता है प्ले? जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं ना, तो माँ बाप बनना, मैंने आपको जैसे बताया कि इट्स अ लॉन्ग प्रोजेक्ट ना, उस लॉन्ग प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सर, न्यूरो डाइवर्स बच्चों के लिए भी बहुत मिसकंसेप्शंस हैं सोसाइटी में। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। न्यूरोडाइवर्स चिल्ड्रंस के अंदर कोई इमोशन नहीं है, वो इमोशन फील करते हैं, और इमोशन फील करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कुछ बोलो या ना बोलो। पेरेंट्स जो आज ये चीज़ सुन रहे हैं उनके लिए अगर आप कुछ 3 पॉइंट्स देना चाहें। पहला चीज़, आप जो कर रहे हो बी नॉलेजेबल इनफ। माँ बाप बनने का भी सोच रहे हो तो पहले पढ़ लो। इंक्लूजन हो सबके अंदर तो मेरे ख्याल से सोसाइटी विल बी अ बेटर प्लेस एवरी डे। इसमें जो आप और हम काम कर रहे हैं, हाँ जी। उसके इसलिए हमारा जो एक सिमिलैरिटी है ना, वो है स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल। सिंगल लाइन लेसन अगर आप कुछ बताना चाहें। बीइंग ह्यूमन, आप बस ह्यूमन बने रहो, आप और कुछ बनने की कोशिश मत करो। सर, आपसे बात करते वक्त रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे आपने एक्सपीरियंसेस किए हैं जिसमें आपने रियलाइज़ किया है कि दुनिया एक्चुअल में सेंसिटिव है ही नहीं, और पेरेंट्स तक भी अपने बच्चों के लिए सेंसिटिव। और जब हम थेरेपी या हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स देने की कोशिश करते हैं उसमें पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी अगर ऐसे कुछ केसेस शेयर करना चाहें तो प्लीज़ बताएं। और जो भी आप पेरेंट्स जो आज सुन रहे हैं, नॉर्मल जो हम नॉर्मल बच्चे कहते हैं उनके लिए भी, और जो हम एक्स्ट्रा केयर जो दे रहे हैं बच्चों को उनके लिए भी, जो पेरेंट्स को सीखने की ज़रूरत है वो आपसे वो सुनेंगे सर। जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं ना, तो माँ बाप बनना, मैंने आपको जैसे बताया कि इट्स अ लॉन्ग प्रोजेक्ट ना, उस लॉन्ग प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। जब आपके अंदर चीज़ों को समझने की, सही समझने की ना, समझते सब है क्या, कोई समझ नहीं रहा है क्या, सबके पास बुद्धि, सब समझते हैं, लेकिन जैसे समझना चाहिए कैसे तुम समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, तभी तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है ना। अगर सब समझ पा रहे तो सब बेहतर ही हो रहा था, तो दुनिया में बेहतरी होनी थी ना। तो लेकिन हो नहीं रही है, मतलब देयर इज समथिंग जो हम सब लैक कर रहे हैं, हमको समझना होगा। बिल्कुल। तो समझ क्या है और एक्चुअल समझ क्या है, आपको उस समझ के साथ क्लैरिटी कितनी है। जैसे कि अ नॉलेज विदाउट अ क्लैरिटी या ए बिलीफ विदाउट अ क्लैरिटी इज डिजास्ट्रस, ऑफ कोर्स, है ना। आप उसको आप मान लीजिए एक आतंकवादी है, उसके पास कुछ नॉलेज है ना, उसके कुछ बिलीफ सिस्टम है, उसका है कि भाई ये लोग काफिर हैं, इनको मार दो, है ना, भले उसने कुछ किया हो नहीं किया हो, छोटा बच्चा हो, औरत हो, बुढ़ा हो, मार दो। और उसको मारने के बाद वो बोल रहा है कि मेरे को ना जन्नत नसीब होगी। समझना क्या कुरान में ऐसी कोई बात कही गई होगी? नहीं कही गई होगी यार। आपने अपना एक नॉलेज लिया, अपना एक परसेप्शन बनाया, अपना परसेप्शन बना के आपने एक बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांगली फॉलो किया और आप दूसरों का नुकसान कर रहे हो, तो गलत अप्रोच है ना। तो ऐसे ही, ये तो बहुत एक्सट्रीम बता दिया, और वो उसको सही जस्टिफाई करते हैं। तो ऐसे ही हम भी तो छोटे छोटे जो हमारी लाइफ में आसपास, इवन पेरेंटिंग की जब हम बात करते हैं, हमको लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए, पेरेंट को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए बताओ। मैंने बोला कि फ्रेंड जैसा नहीं होना चाहिए, फादर मदर को फादर मदर होना चाहिए। कल को सपोज मेरी एक बेटी है ना, वो जब 16-17 साल की होगी, शी केम टू मी, बोले पापा मेरे को एक लड़का पसंद है ना, नॉर्मल है, उस एज में होता है, वो आएगी कभी ना कभी, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, यार कोई बात नहीं बेटा, 4-5 और घुमाओ। आई कैन नेवर से ना कि 4-5 और घुमाओ, लेकिन अगर एक दोस्त तो बोल सकता है अरे चलता है यार, और 4-5 बार चलता है। आजकल के क्या है, मेरे पास 5 गर्लफ्रेंड है, सुबह को घुमा रहा हूँ, दोपहर को घुमा रहा हूँ, शाम को घुमा रहा हूँ, रात को घुमा रहा हूँ। क्रेडिट है भाई, वो बच्चों के लिए क्रेडिट है। और कोई मैं कहानियां नहीं बता रहा हूँ, रियलिटी है, ये बच्चों में हो रहा है ये। तो वो किसके पास जा रहे हैं, वो अपने दोस्तों से बोल रहे हैं ना, तो उसके दोस्त वैसे ही बता रहे हैं, मैं नहीं बता सकता ना, आई एम अ फादर, मुझे उसको समझाना पड़ेगा, हाँ बेटा इट्स अ नॉर्मल पार्ट ना, आपके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण आपके अंदर हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली आप करो, प्यार करना मना नहीं।
बट आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या सेफ चीजें हैं, आपको वो पता होना चाहिए। मैं उसके लिए उसको तैयार करूंगा ना। मैं उसको नॉर्मली क्या होता है, जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं हमने तुझे ऐसा पाला था क्या, हम क्या क्या कमी रह गई हमारे पालने में, हमारे पालने में क्या कमी रह गई, ऐसे कैसे कर सकती है तू, है ना। जब ऐसा करेंगे क्या दोबारा वो आपके पास आएगा बच्चा, वो आपसे छुपाएगा। तो ये जो एडोलसेंस में ना, तो हर उम्र के साथ बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। जैसे मैं आप बता रहा हूँ, जब हम छोटे होते हैं 5 साल तक, तो हम किसके साथ खेलना पसंद करते हैं, लड़कों के साथ कि लड़कियों के साथ? मेरे ख्याल से सेम जेंडर के साथ ज्यादा खेलते हैं। नहीं, हम जब 5 इयर्स तक हम किसी के साथ भी खेलते हैं, किसी के साथ भी, लड़के के साथ भी खेलते हैं, लड़कियों के साथ भी खेलते हैं। 5 से 10 साल के बीच में स्पेसिफिक हो जाते हैं। अच्छा, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना पसंद करेंगी, लड़के लड़कों के साथ खेलना पसंद करेंगे। आपने घर में भी देखा होगा, अगर आपका भाई होगा तो आपके साथ खेलने आएगा तो बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं खिलाएंगे, है ना। या भाई मैं हुआ, मेरी बहन मेरे साथ खेलने आएगी तो मैं बोलूँगा नहीं नहीं हम लोग खेल रहे हैं, तू मत। ठीक है, ये 5 to 10 ईयर्स में ये होता है। अब इससे आगे क्या है, एडोलसेंस। यहाँ पे क्या होता है, सारे जो केमिकल हो रहे हैं, एस्ट्रोजन, सेक्सुअल हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं, अब वो क्या कर रहा है कि हमारा ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो रहा है। तो जो बचपन में जो बच्चा, प्ले और गेम का फर्क भी है ना। प्ले और गेम में आपको फर्क पता है? नहीं सर, प्लीज बताएं। प्ले इज ऑलवेज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, गेम हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। मुझे घर घर खेलना, खेला आपने बचपन में? बिल्कुल खेलना है। घर घर, चोर पुलिस, डॉक्टर डॉक्टर, क्या हो रहा है वहां पे? कोई रूल सेट है? हाँ। आप इमेजिनेशन कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हैं, और वो डेवलप हो रहा है। कब हो रहा है ये? जब आप 5 से 10 साल की उम्र में खेलते हैं। उससे पहले क्या खेल रहे होते हैं? गाड़ी वाड़ी करना, है ना। तो ये सब वहाँ पे हम वहाँ पे पैटर्न्स क्रिएट करते हैं ना। जब हम वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमारे वहाँ पे राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। ओके, समझा क्या? और जब हम करते हैं तो वहाँ पर स्पीच, हमारे राइटिंग स्किल्स, ये सब क्योंकि पैटर्न्स बन रहे हैं ना, तो हमारे इन सब चीज़ों में वो हेल्प कर रहा होता है। जब 5 से 10 साल में आते हैं, वहाँ पे हमारा प्ले क्या होता है? यही सब घर घर खेलना, चोर पुलिस खेलना। वहाँ क्या डेवलप हो रहा है? हमारा इमेजिनेशन। हम इमेजिन कर रहे हैं ना, मैं मम्मी पापा, मैं पति बनूंगा, तू पत्नी बनेगी, ये बच्चा बनेगा, मैं चोर बनूंगा, मैं पुलिस बनूंगा, तू डॉक्टर बन, मैं पेशेंट बनूंगा। इमेजिन कर रहे हैं बेस्ड ऑन हमने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करी है, टीवी से देखी है, रियल में देखी हो, वो सारी इंफॉर्मेशन को हम इमेजिन करके हम एक। लेकिन गेम में क्या होता है? सर्टेन रूल्स हैं, इसको खेलने का यही तरीका है, आप उसको उस ढंग से खेलोगे। प्ले कभी भी आपको स्ट्रेस आउट नहीं करेगा, क्योंकि कोई रूल ही नहीं है। आप जैसे खेलना चाहते हैं अपनी मर्जी से खेल सकते हैं, लेकिन गेम्स आपको स्ट्रेस करेंगे, है ना। वहां से जब हम अडल्टहुड में आते हैं तो वहां पे गेम क्या है, प्ले क्या है? रिलेशनशिप। सारे रिश्ते टूटने बनने कहाँ पे होते हैं? दोस्तियां बननी, दोस्तियां टूटनी। एडोलसेंस में आपने देखा होगा, आज जो दोस्त है 1 साल बाद वो दुश्मन शायद होगा, है ना। बात नहीं करते होंगे, एकदम देखना भी पसंद नहीं करते होंगे। बहुत रिलेशनशिप, दोस्ती टूट रही है, रिलेशनशिप टूट रहे हैं, ये सब चीजें बहुत कॉमन होती है एडोलसेंस में। बिल्कुल। क्या वो नहीं होना चाहिए? वो होना चाहिए। क्या सीख रहा है बच्चा? क्या है वो? एक प्ले है उसके लिए। वहां वो सीख क्या रहा है कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है। हर रिश्ता मेरे हिसाब से नहीं होगा, सब अलग लोग हैं। कुछ चीजें मुझे अपनी करनी है, कुछ चीजें मुझे उनकी करनी है। वो वहां वो सीख रहा है। अगर मैंने उस बच्चे की जिंदगी से वो छीन लिया, वो करने ही नहीं दिया, वो बच्चा जब आगे जाएगा, आगे तो रिश्ता जोड़ेगा वो, तो वहां पे उसके रिलेशनशिप फेलियर्स होंगे। डोमिनेट करेगा, बेसिकली डोमिनेट करेगा या समझने की कोशिश नहीं करेगा, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो पेरेंट्स का अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस, वो मेरे स्पेशल बच्चे हो, हर बच्चा स्पेशल है, या सो कॉल्ड ट्रांस न्यूरो डाइवर्स हो या न्यूरो टिपिकल बच्चे हो, दोनों के लिए एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। जब आपने ये सब चीजें समझ ली ना कि ये है, ये नहीं कि बच्चा पैदा कर दिया, मुझे मालूम है, मैं बाप हूं, मैंने देखे हैं बच्चे, है ना, ये नहीं है। आपको ये समझ होनी चाहिए, अच्छा इस उम्र में मेरा बच्चा ये कर रहा है, इस उम्र में ये करेगा, इस उम्र में मेरे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। जब अंडरस्टैंडिंग हो तभी तो मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगा, नहीं तो इन चीजों में एक्सेप्ट हो रही होती है। बच्चा आ रहा था, बच्चा, माँ बाप क्या बोल रहे हैं बचपन में? नहीं मेरे पास नहीं, अब थका हुआ, मेरे को रेस्ट करने दो, मुझे थोड़ा अपना टाइम चाहिए, मी टाइम चाहिए। घर आता हूँ तो हम शुरू हो जाते हो, है ना। अब कुछ दिन आता है, फिर धीरे धीरे आना बंद कर देता है, वो फिर टीवी करेगा। उसको क्या फर्क है, आप आ रहे हो जा रहे हो, उससे कोई लेन देन नहीं। शुरू शुरू में क्या था, जैसे ही ऑफिस देखे होंगे अपने बच्चे, ऑफिस से आते हैं मम्मी पापा, वो दौड़ के आके हक करेंगे, किस करेंगे, पापा आ गए, पापा आ गए। और धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट हम खत्म कर देते हैं। क्यों? हम उनको एंटरटेन नहीं करते हैं। और फिर वो एडोलसेंस में पहुंचते, फिर हम चाहते हैं कि अब वो मेरे पास आए। क्यों आएगा आपके पास भाई? आप जब आ रहा था तब आपने क्या किया उसके साथ?
ट्रेजेडी है सर ये, एक सॉर्ट ऑफ, मतलब आप सेंसिटिविटी ही खत्म कर रहे हो सामने वाले की। सोचो ना, और ये कोई समझ भी नहीं रहा है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें, और ये कोई समझ भी नहीं रहा है। बहुत बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत छोटी चीजें हैं जो आप कर लोगे ना, आप एक अच्छे पेरेंट बन पाओगे, आप एक अच्छे जनरेशन को आगे बढ़ाओगे। क्योंकि बीइंग अ, मैंने उसको पैदा किया, लेकिन वो मेरा नहीं है ना। जब हम बोलते हैं ना मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, तो मेरा मतलब क्या है? आई एम अ ओनर, और पीपल आर लाइक दैट, है ना। वो ओनर बनने की कोशिश करते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपके थ्रू आया है वो, लेकिन आपका नहीं है, वो एक इंडिविजुअल है। रेस्पेक्ट देम एज एन इंडिविजुअल। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी पत्नी, और मेरे अंदर ये है कि मेरी पत्नी है, तो भाई मेरे हिसाब से रहनी चाहिए, मैं जो बोलूंगा वो करनी चाहिए। और आज की सोसाइटी में नहीं है क्या कि भाई मैंने पति ने बोला तो आपको सुनना पड़ेगा। पेट्रियार्कल सोसाइटी यही कहती है। मैट्रियार्कल सोसाइटी में थोड़ा अपोजिट हो जाता है, वहाँ पे फीमेल डोमिनेंस हो जाता है। लेकिन पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या है? मैंने बोला है, मैं शादी करके लाया हूँ, है ना, तेरे को ऐसा रहना है, मेरे घर में ये चीजें करनी है, तुझे करना पड़ेगा। ठीक है, आप बोल सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार ऐसा ऐसा है, मेरे घर का मामला, आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन आप धौस नहीं दमा सकते ना। वो ना पति है ना पत्नी, दोनों ही नहीं कर सकते। क्योंकि जब मेरा होता ना, तो मेरे के साथ स्ट्रॉन्ग ये आता कि मेरे हिसाब से होना चाहिए फिर ओनरशिप। तो हम जब बच्चे भी करते तो वहां क्या हो रहा है? मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा मतलब मेरे हिसाब से होगा। कैसे नहीं करेगा मैं देखता हूँ, तो जो ठीक करके दिखाऊंगा मैं। ये जो एटीट्यूड है ना, वो कहाँ से आया? मेरा है, तो मेरा है तो मेरे हिसाब से चलेगा ये। तो ये जो अप्रोच है ना, बहुत गलत है। आपको उसको इंडिविजुअल मानना पड़ेगा। वो न्यूरो डाइवर्स हो या न्यूरोटिपिकल बच्चे हो, उसकी इंडिविजुअलिटी को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। 10 साल के बाद आपको ये मानना पड़ेगा, जब वो एडोलसेंस में आएगा, उसको सेल्फ आइडेंटिटी ढूंढना है। आप उसकी उस चीज को खत्म मत करो, क्योंकि अगर उसने अपनी वहां आइडेंटिटी खो दी ना, तो आगे चल के वो दुनिया में ना कुछ कर नहीं पाएगा। बहुत मुश्किलें आती हैं यार। सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ आइडेंटिटी खोना मतलब आपने उसको खत्म कर दिया। इट्स विल बी एज डेड एज अ पर्सन। आपने उसको मार ही दिया मान लो, तो आपने वो, तो यही आप कर सकते हो बीइंग अ पेरेंट ना। यही मेरा अगर सजेशन भी होगा पेरेंट्स के लिए, तो यही होगा कि यार आप समझो, आप पहले डेवलपमेंटल स्टेजेस समझो। ठीक है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है तो उससे पहले काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है ना। तो काउंसलिंग होगी, और डिलीवरी के बाद भी क्या होगा कि उसके बाद काउंसलिंग होगी। वो तब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक वो कुछ बेसिक चीजें ना सीख ना जाए। जैसे मदर्स है तो ब्रेस्ट फीडिंग करना आना चाहिए मदर को, है ना। अब बेसिक केयर जो है, उसको नहलाना कैसा है, उसको क्लीन कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, ये सब उनको एजुकेट किया जाता ना। और पिताजी को भी कि भाई आपको भी करना है, क्योंकि भाई मदर है तो सिंगल रोल नहीं है ना, अकेले तो बच्चा नहीं पैदा किया है, मेहनत तो दोनों की रही है। जब दोनों की मेहनत, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों की है। तो हस्बैंड का भी पार्ट है कि भाई आप दोनों देखो कि कैसे ये हुआ है, कैसे संभालना है। तो वहां पे उनको ट्रेन किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तो माँ को ये भी नहीं सिखाया जाता कि ब्रेस्ट फीड कैसे कराना। हो गया नॉर्मल है तो नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाता है। सीजर में वो कौन सिखाएगा? सास ससुर या मम्मी पापा, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो आपका नॉलेजेबल होना जरूरी है। आपको, अगर आप एक चीज कर रहे हो तो आप उसके बारे में पढ़ो। विदाउट जाने बच्चों के बारे में आप मत करो, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है। हमारे टाइम पे हमारे पास बहुत ऑप्शन थे। पहले के बच्चे नहीं पले बड़े, हम भी तो पले बड़े हैं। कुछ कमियां आई हैं हमारे अंदर, लेकिन हम भी तो पले बड़े हैं। लेकिन जब मैं अपने माँ बाप से मार खा के या डांट के मैं जब घर से बाहर निकलता था, मेरे पास एक पड़ोस वाली आंटी होती थी जो मुझे बोलती थी कोई बात नहीं, ऐसे ही सबके साथ होता था। मेरे पास 10 घर होते थे, मैं 10 घरों में जाके ना मैं अपने आप को ना अच्छा फील करा सकता था। लेकिन अब वो सोसाइटी है नहीं, बच्चा जाएगा कहाँ? न्यूक्लियर हो गया ना सब, जॉइंट स्ट्रक्चर रहा नहीं है। जॉइंट फैमिली प्लस जॉइंट नहीं भी था, पहले न्यूक्लियर फैमिली भी था, तो भी आस पड़ोस के लोग तो थे, कम्युनिटी थी। लेकिन अब तो वो भी नहीं। अब जाएगा कहाँ तुम्हारा बच्चा? वो अंदर घुटता रहेगा, घुटता रहेगा, घुटता रहेगा, और एक दिन कुछ ऐसा बवाल कर देगा वो, और तब तुम फिर रोगे, माता पीटोगे, कुछ होना जाना नहीं है। सुसाइड सब उसी के परिणाम है। आपका एक्सेप्टेंस नहीं है। आप बोल रहे हो कि आप बहुत प्यार करते हो, बोलना नहीं होता ना, आपके एक्शन में दिखना चाहिए। आपके एक्शन में दिखा नहीं, तभी तो उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आप बोलोगे कि आप क्या है, ऐसा है, वैसा है। आप बच्चों को दोष नहीं दे सकते हो, आप में कमी थी। आपके कुछ ना कुछ रह गया होगा जिसकी वजह से आपके बच्चे ने सुसाइड किया है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा ना। अब वो है ना, पछताने से क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब गया हाथ से, उसके बाद क्या करोगे तुम? जब है टाइम तब आप यूटिलाइज कर लो ना आप उसको, तो आपको समझ जाओ, तो आपका लाइफ पेरेंटिंग जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। आप प्रॉब्लम्स क्या है
प्रॉब्लम, अगर मैं प्रॉब्लम को डिफाइन करूं, जो पेरेंटिंग प्रॉब्लम है, यानी हर एज के साथ प्रॉब्लम नहीं आती। जब बच्चा इन्फेंट होता है प्रॉब्लम आती है, जब चाइल्डहुड में आता तब अलग प्रॉब्लम आती है, जब एडल्टहुड में आता तब अलग प्रॉब्लम आती है, जब वो अडल्टहुड में आता तब अलग प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम तो हमेशा लाइफ में है। प्रॉब्लम क्या है? जब मुझे कोई चीज नहीं पता है वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो बेटर क्या है, मैं उसके बाद उसको जान लूं, समझ लूं, नहीं समझ में आ रहा किसी ऐसे व्यक्ति से जान लूं जहां पे मैं उसको, तो इसलिए काउंसलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉरेन कंट्रीज में आपको जब काउंसलिंग के लिए लोग रहते हैं ना, आप एक एरिया होगा, उस एरिया में एक मेडिकल टीम होगी, काउंसलर होगा जो उनको जाता है, विजिट करता है, देखता है। यहाँ पे तो कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं। तो यू हैव टू सर्च ना, आपको ढूंढते हुए जाना पड़ेगा, यार मेरे को जाना है, ठीक है मैं शादी करने जा रहा हूँ, शादी भी एक चैलेंज है। क्योंकि सडन चेंज, जब भी चेंज होगा वो इंसान की लाइफ में ट्रॉमा लेके आएगा। माँ बनना एक चैलेंज है, ट्रॉमा लेके आता है। कई लोग पोस्ट डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना, डिलीवरी के डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारे जब लाइफ चेंजेस होते हैं तो चैलेंजेस आएंगे। अगर आपको नहीं पता उसको कैसे हैंडल करना, तो पहले आप जाके, है ना, जिसके पास, जो आपको बता सकता है, गाइड कर सकता है, आप उससे जाके ले लो। वो मैरिज हो, पेरेंट बनना हो, या पेरेंट बनने के बाद अपने बच्चों को कैसे डील करना हो, नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन वो शुरू में ही कर लो। हाथ से निकलने के बाद कुछ मत करो, क्योंकि वहां पे खराब, वहां से फिर भी चांस है कि वो हाथ से निकल गया तो ये नहीं कि चला गया। कुछ लोग समझ जाते हैं और आ जाते हैं, कोई लोग नहीं संभल पाते। So true. सर आप ये सब जो बोल रहे हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक थॉट जा रहा है कि सोसाइटी अगर कॉन्शियस हो जाए, जैसे हमारे माइंडल का भी यही विजन है कि कॉन्शियस लिविंग हम प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं हर स्टेज पे हम जाते हैं लाइफ में, हम उस चीज को लेके विदाउट क्लैरिटी आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। आप कोई भी स्टेप ले रहे हो लाइफ में विदाउट क्लैरिटी, विदाउट एजुकेशन, जिंदगी जी रहे हैं, काट रहे हैं एक्चुअली। सर वापस से आपकी फील्ड पे आते हैं, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट आपके थेरेपी में कैसे रोल करता है, प्लीज वो थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं, है ना। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच, मैंने आपको बताया था वहाँ पे बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। मैंने साथ में आपको ये बोला था पेरेंट्स और स्कूल भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ जी। तो ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच तभी कंप्लीट होगा जब पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हुए तो ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच ट्रांसडिसिप्लिनरी नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट फिगर है उस अप्रोच के। तो क्योंकि अभी जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है और इंडिविजुअल अप्रोच चल रहे हैं। तो लोग का दिमाग वैसे ही सेट है। जब हम जो अभी चैलेंजेस फेस करते हैं उसमें से एक चैलेंज ये है कि मुझे ये बताना कि भाई हमारा ये जो है, अब पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, मैंने पैसे दे दिए अब तुम देख लो, है ना। मैं बोल रहा हूँ पैसे दिए आपने, हम देखेंगे, लेकिन आपका भी एक इस पार्ट है भाई, हम उस पार्ट की बात कर रहे हैं। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आपकी जिम्मेदारी आप घर पे, नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं कि बोलते हैं कि हम कुछ बोलते तो बोलते हैं आप घर पे कुछ नहीं करा रहे हो, घर पे कुछ नहीं करा रहे हो, घर पे क्या कराना ये भी नहीं बता रहे हो। हम बोल रहे हैं कि हम आपको बताएंगे कि आपको घर पे क्या करना है, लेकिन आप उसको उस चीज से ना ये मत करो, अवॉइडेंस मत दिखाओ कि कैसे करूं, मेरे से नहीं होगा, टाइम नहीं है, मेरी बात सुनता नहीं है। ये सब एक्सक्यूजेस हैं जो आप दे रहे हो। हमारी नहीं सुनता, पता नहीं आप लोग कैसे कर लेते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग कोई भगवान ढूंढना है यार। हमने बस देखा, बच्चों की नीड को समझा, उसको देखा कि क्या उसका पैटर्न है, उसके हिसाब से हमने अपनी चीजों को, हम करा वही रहे, लेकिन हम उसके लेवल पे जाके कर रहे हैं। आप अपने लेवल पे उसको कराओगे तो नहीं करेगा भाई, बच्चा वही है, न्यूरोडाइवर्स बच्चा है, तो आप अपने लेवल पे कराओगे तो करोगे नहीं। तो ये जो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने जब ये शुरू बोला तो हम इसलिए एम्पावरमेंट पे भी काम करते हैं, पेरेंट एम्पावरमेंट सेशंस हम लेते हैं। उसका कारण ये है कि आप जानो यार कि ये प्रॉब्लम है। आई वॉज कमिंग टू दैट कि मतलब पेरेंट्स जिनके बच्चे ऐसे हैं, एटलीस्ट उनके लेवल पे भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो भी डेफिनेटली हर किसी को, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल पेरेंट, जब पेरेंट बनता है तो मुझे लगता है कि उनको भी ना एक साइकोलॉजिस्ट को मिलके प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहिए, और जिससे भी मिले वो मेक श्योर करें कि यार वो उस नॉलेज को कैरी करता हो। जनरल हर कोई, बहुत स्थिति खराब है ना, काउंसलर्स भी यानी स्थिति बहुत खराब है। जिनको खुद की क्लैरिटी नहीं है वो दूसरों को क्या क्लैरिटी देगा। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं ना, उनकी लाइफ में खुद की उनकी क्लैरिटियाँ नहीं हो रही है, लेकिन वो दूसरों को क्लैरिटी दे रहे हैं। अब वो क्या क्लैरिटी दे रहे हैं, क्या ही देते हैं। मैं सोच रहा हूँ जो खुद को नहीं बात समझा पा रहा तो दूसरों को क्या ही समझाता होगा, यानी वो फेक करता होगा। अगर आप फेक चीज करोगे तो उसको कैसे ही काम करेगा, कब तक ही चलेगा वो। तो जैसे मैं आपको बता रहा था पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में, आपको एक रिसेंटली हमारे एक बच्चा आया हुआ है। तो जब वो पहली बार आया तो वो बच्चा ऐसा था, ही वॉज वेरी हैवी बिल्ट और सोता रहता था, कंटिन्यूस स्लीपिंग। हम जब देखे तो हम डर गए, यार ये बच्चा कैसे सो रहा है। हमने वो तो देखा था कि बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, वो सब तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये बच्चा सो कैसे रहा है इतना। दोनों माँ बाप डॉक्टर्स हैं,
ओके। तो हमको हमने ले तो लिया, दिक्कत तो है, बच्चे को दिक्कत समझ तो आ गई, हमने ले भी लिया, लेकिन हम काम कैसे करें? यानी है कि 2 जन उठाते थे उसको, इतना हैवी था, उसको चलते भी नहीं बनता था, अभी भी उतना नहीं चल पा रहा है, लेकिन अभी काफ़ी बेहतर हो गया ना। तो अब वो चलने के लिए उसको 2 लोग लगेंगे, लाके जहाँ बिठा दोगे वहीं पे अब सो जाएगा वो। सो दिस लेवल ऑफ, मैंने बोला यार ये क्या है, हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे काम करें? सो ही रहा है, जब वो नींद से उठेगा तभी तो कुछ कराएंगे। हम उनके पेरेंट्स बोल रहे क्या है, तो बोला कि वो हमने वो मैम को दिखाया था, डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने कुछ सेडेशन या एक्टिविटी कम करने के लिए सेडेशन का कुछ दिया हुआ है और ऐसा ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है। हमने बोला उसको कम करो, क्योंकि जब तक आप उसको कम नहीं करोगे तो हम काम कैसे करेंगे? आप बात करो, डोसेज कम करो डॉक्टर, क्योंकि हमारा पार्ट दवाइयों के साथ नहीं है, और फ्रैंकली स्पीकिंग हम दवाइयों को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। हाँ ज़रूरत है, हम ये नहीं बोल रहे कि दवाइयाँ बेकार है, मैं ये बोल रहा हूँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि आप दवाई दे दो, या फिर सीजर्स जैसे चीज़ें दिक्कतें हैं तो हम बोलेंगे ठीक है भाई दवाई दे दो ना हम बच्चों को। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा कोई फिजिकल प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नहीं, इलनेस नहीं है, प्लस और इतना मुझे उसका ज़्यादा सीवियरिटी नहीं दिख रही, तो वी विल से कि भाई दवाइयाँ मत दो, हम थेरेपी यूज़ करेंगे, हम ट्राई मारेंगे, है ना, क्योंकि दवाई इन द एंड केमिकल ही है ना। हाँ वो अब दवाई को क्या है कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कैसे देखते हैं, बुरी है कि अच्छी है? अगर उसका जो असर है उसके साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा है तो वो अच्छी दवाई होगी, समझ में गया? लेकिन फिर भी बुरा तो कर ही रहा है, कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट देगा ही देगा। तो बच्चा कॉन्स्टेंट सेडेशन में रहता था, सोता ही रहता था। हम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं डॉक्टर ने बोला है। तो अब सोसाइटी में क्या है ना कि डॉक्टर बोलेगा तो डॉक्टर बड़ा होता है, तो डॉक्टर बोलेगा तो सही है, मानना पड़ता है। तो आप तो साइकोलॉजिस्ट हो, आप लोग कैसे बोल रहे हो? हमने बोला नहीं, हम मना करने, हम ये नहीं बोल रहे कि बंद कर दो, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, हम ना डॉक्टर का पार्ट रख सकते हैं, वो उसका स्पेशलाइज्ड एरिया है। हम जो बोल रहे हैं हमारे स्पेशलाइज्ड एरिया में हमको काम करने के लिए वो बच्चा थोड़ा सा हमको जगह हुआ चाहिए, एक्टिव चाहिए थोड़ा। एक्टिव छोड़ दो, आप थोड़ा जगह वो ही दे दो हमको, वो तो सो रहा है वो। तो दिस हेड की नहीं ऐसा था, मतलब कॉन्स्टेंटली शुरू में उन्होंने थोड़ा सा वो दिखाया, हमने बोला नहीं हो पाएगा मैम, हमको ये काम करने के लिए चाहिए। और बेचारे वो बच्चे के लिए ही आए ना, मदर यहाँ रुकी है, हस्बैंड कहीं और है, दूर है, तो उनकी परेशानी हम समझ रहे हैं ना, उनकी भी अपनी परेशानी, 3 बच्चे हैं, वो भी परेशान है। हम उसको कुछ ऐसा उनको गलत जैसे नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि यार ये चीज़ हमको जो करना है उस बच्चे में अगर असर लाना है तो उसको तो जगना ज़रूरी है। तो फिर ने शायद बात करी होगी, फिर डोसेज कम किया, वो बच्चा थोड़ा सा जगने लगा। जब जगने लगा तो हमने थोड़ा काम करना स्टार्ट किया। अब जब हमने काम करना किया, थोड़ा एक्टिव हुआ, उसका वेट वाला पार्ट है वो भी कम हो गया, और वो थोड़ा इसकी एक्टिविटी भी, चीज़ें भी सीखने लगा, करने लगा, है ना। तो अब उस स्टेज में आया। तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, अगर आप रिजेक्शन या फिर आप ना के मोड में रहोगे ना, हम काम नहीं कर पाएंगे। ये तो एक बड़ा एग्जाम्पल होगा। ऐसे ही अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में ना, आप हम अगर बोल रहे हैं कि आपको ये करना है, तो आप उसको मान लिया, हम अगर बोल रहे हैं तो कुछ ज़रूरत है इसलिए बोल रहे हैं, हम इसलिए नहीं दे रहे कि हम अपना काम आपके मत्थे मार रहे हैं, जैसे स्कूल्स में करते हैं कि भाई आप घर जाके पढ़ाओ। ये स्कूल नहीं है ना, ये थेरेपी है, जहाँ पे क्योंकि हम सबका, आपका भी एम, हमारा भी एम उस बच्चे को, वो मेरा भी बच्चा है, अगर वो मेरे पास 40 है तो मेरे वो 40 बच्चे, यानी वो 40 और मेरी एक बेटी, मतलब 41 बच्चे मेरे हैं ना। तो मेरा वो कमिटमेंट तो है ना यार, मैं उसके लिए, क्योंकि भाई मुझे अगर वो इंस्टीट्यूट चलाना है, आई हैव टू चार्ज, क्योंकि मुझे वो क्वालिटी देने के लिए मैं किसी को भी अरे गरे को उठा के मैं वहां बैठा के मैं थेरेपी नहीं दे सकता हूँ। आई नीड अ क्वालिफाइड वन, स्किल्ड वाइज और नॉलेज वाइज भी। मुझे वो क्वालिटी देने के लिए भाई आई हैव टू पे देम। अब मुझे पे करना है तो मुझे एक सैलरी तो लेनी होगी, ठीक है। जैसे हमने स्टार्ट किया था तो वी बिलीव कि यार हमको अभी फायदा नहीं चाहिए, ऑब्वियसली डेफिनेटली हमने इतना स्पेंड किया, हम डेफिनेटली ये उम्मीद कर रहे हैं कि फायदा हो, बट हमने बोला कि इनिशियली हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमको ये चीज समझानी है लोगों को कि क्या है, हम कर क्या रहे हैं। अब उस चीज को समझ जाओ, हमारे लिए वही है, हमारे लिए वो हमारा प्रॉफिट है। ओवर द पीरियड बढ़ेगा तो हमारी, जब बच्चे बढ़ेंगे तो फीस भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कम बच्चों में क्योंकि हमको उतने पे करने के लिए, तो अब जब बच्चे, हम पेरेंट्स को बोल रहे हैं आप ये करो, तो आप हम पे ट्रस्ट करो ना यार, कि हम बोल रहे हैं मतलब कुछ जरूरत के लिए बोल रहे होंगे। पहले आप जहाँ रहते वहाँ पे आपसे कुछ भी नहीं बोल रहे थे, वो तो आपसे बात भी नहीं करते थे, वो बोलते थे कि हमसे बात नहीं करते, हम बाहर जाके बैठे रहते थे, वो बच्चा अंदर रहता था, वहां से वापस आते थे, हम बच्चा लेके वापस आ जाते थे, ना हम कुछ बताते थे ना कुछ करते थे। मैं बोल रहा हूँ कि 34 ईयर्स की एक हमारे पास बच्ची आई, उसके माँ बाप 34 ईयर्स, मैं आई एम 37, मेरे से 3-4 साल छोटी बच्ची है, वो आई है और उसको अभी तक उसके माँ बाप को ये क्लैरिटी नहीं कि मेरी बच्ची को प्रॉब्लम क्या है।
डायग्नोस तो क्लियर है कि हाँ मेरे बच्चे की ये डायग्नोसिस है, क्योंकि डायग्नोस तो करा लिया था उन्होंने, लेकिन उस डायग्नोस के साथ क्या क्या चैलेंजेस आएंगे वो उनको बताया नहीं किसी ने, साइको एजुकेट किया नहीं गया। तो यहाँ पे भोपाल में, एमपी में, भोपाल भी क्या, एमपी से दूसरे साइको एजुकेशन है ही नहीं, माँ बाप से कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप पैसे छाप रहे हो भाई, आपका इतना कर्टेसी दिखा दो यार, माँ बाप के ऊपर भी आप थोड़ा सा चले जाओ, उनको भी बता दो कि है क्या, हो क्या रहा है। तो आप ये समझ नहीं रहे हो। तो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट तब आएगा जब आप उनको साइको एजुकेट करोगे। तो हमारा कांस्टेंट कोशिश रहती है कि हम उनको साइको एजुकेट करते रहें, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो समझेंगे कैसे। जैसे हमने वहां बात की ना उनके पेरेंट्स से, थोड़ा टाइम उनको लगा, लेकिन अब वो जब देखते हैं क्या बोलते हैं, हाँ सही था यार आप। तो आपको एक ट्रस्ट आपको हमारे ऊपर दिखाना पड़ेगा। अगर हम बोल रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा हम पे ट्रस्ट करो, क्योंकि एक म्यूचुअल ट्रस्ट, एक और चीज मैं बताऊंगा मैम, कि जहाँ ट्रस्ट है ना, हमने उन बच्चों में देखा जिन पेरेंट्स को हमारे ऊपर ट्रस्ट है, और हम जो बोलते करते हैं उन बच्चों में जो चेंजेस हैं बहुत बढ़िया है। और जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है वहाँ पे खिंचातानी चलती है, ऐसा वैसा, और एंड ऑफ द डे कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि हम ठीक है, हमको नहीं करना है, हम जा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया। भाई आप बात करो, और एट द एंड वो एनर्जी बच्चे पे भी ट्रांसफर होती है। हाँ, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, आपका रोना गाना, रो रहे हैं। मैंने बोला बच्चा वो ऐसा ही है, हमको कोशिश करते रहे, ट्राई करना, हम सब उसको दे ही रहे हैं, उसकी बेनिफिट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आप अगर ऐसे हार जाओगे, रोने लगोगे, तो वो बच्चे तक तो वो जाएगा ना, कोई भी इमोशन जाएगा। यानी हमारे पास बच्चे आते हैं, और जिस दिन वो बच्चे थोड़ा सा वो दिक्कतें दिखाते हैं, रोना गाना चिल्लाना चिकना, हम समझ जाते हैं या तो स्कूल में या तो घर पे कुछ ना कुछ बवाल हुआ होगा। हम कॉल उसको लगाते हैं घर पे कि ऐसा ऐसा कर रहा है, क्या कुछ हुआ था, तो बोलते हैं हाँ सर वो ऐसा ऐसा हो गया था, आज थोड़ा डांट दिया मैंने, मार दिया। ठीक है, हम बच्चों को देख, क्योंकि दे आर वेरी प्योर सोल ना यार। वो हमारे जो सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे हैं उनके अंदर तो फिर भी थोड़ी चोरी चकारी है ना, कि झूठ बोलना, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना, हमारे नॉर्मल बच्चे करते हैं, और वो नॉर्मल है, ठीक है। बट इनमें तो वो भी नहीं है, ये तो दे आर दैट प्योर ना, उनके अंदर कुछ भी नहीं है, वो जैसे हैं वो आपको दिखाते हैं। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, डजंट मैटर टू देम। वो ये भी नहीं सोच रहे ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। कई बार बच्चे क्या होते हैं, मैं ऐसा करूंगा तो वो मेरे को अच्छा बोलेगा, इनको तो वो भी नहीं करना है। तो उनके हाव भाव से, उनके सब चीजों से हमको समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, सही नहीं चल रहा है घर पे। एक्सेप्टेंस नहीं होता तो भी दिखता है, तो हम बोलते हैं यार आप ये चीज करो, ये गड़बड़ हो रही है, जा रही है। लेकिन वही है कि एक्सेप्टेंस ना, समझ आना, कई पेरेंट्स समझ जाते, कई पेरेंट्स को टाइम लगता है, लेकिन समझोगे जरूर आप हम जो बोल रहे हैं। और हम बोलते रहेंगे जब तक सक्सेस आए, तब तक हम बोलते रहेंगे कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा ही होना चाहिए। हमारा काम है, आप करोगे, आप उसको सपोर्ट करोगे तो और जल्दी और बेहतर प्रोसेस होगा। नहीं होगा तो थोड़ा डिले होगा, लेकिन हमारा काम तो उसको हेल्प करना ही है। हम उनको, वो उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली अ थम्स अप होना जरूरी है, नहीं है तो बच्चों में दिखाई देता है। सर आई गेस आज आपकी बहुत सी बातें सुन करके लोगों को बहुत क्लैरिटी हो रही है, और अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू सेंसिटिविटी। लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी अगर हो आपको, तो आप हर चीज़ कॉन्शियसली कर सकते हैं। और पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट, अगर कोई बच्चा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो उनको पूरी क्लैरिटी के साथ लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। तक्षशिला में 1 साल आपको हो गया है, और इसकी सक्सेस स्टोरीज पे भी बात करेंगे, पर यूजुअली हम पॉडकास्ट के इनिशियल स्टेज पे पूछते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही है और आप यहाँ तक क्यों और कैसे पहुँचे। बट अब मैं आपसे पूछूंगी सर, आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में बताएं, ताकि आपके बारे में भी लोगों को जानकारी हो। और फिर आप ज़रूर बताएं कि तक्षशिला का जो आपने विजन स्टार्ट किया उसको किस चीज़ ने इतना प्रमोट किया है। एक्चुअली एक टर्म है ट्रायल एंड एरर। मैंने अपनी जिंदगी पूरी वैसे ही बिताई है, ट्रायल एंड एरर। मेरे पापा कहते थे, मैंने एक दिन कुछ गलती करी तो मेरे पापा से पकड़ लिया पापा ने, तो ये सेट कि मैंने बोला पापा गलती हो गई। वो तो बहुत गलतियाँ बहुत करता है, और वो गलतियाँ शायद मैं आज जो हूँ, और बहुत सारी गलतियाँ की हैं मैंने ज़िंदगी में ना, और उस गलतियों का ही परिणाम स्वरूप है। मैं आपको जैसे बता रहा था कि आई वॉज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट ड्यूरिंग माई स्कूल डेज ना। मैं बहुत पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में पसंद थे, मुझे एनिमल्स पसंद थे, मुझे ना इस तरह की, आई वाज टुवर्ड्स इंक्लाइन टुवर्ड्स ऑल दोस थिंग्स। लेकिन क्योंकि सोसाइटी में पढ़ाई एक वो चीज़ होती है और उसी से जज किया जाता है बच्चा कैसा है, तो मैं उस पैरामीटर में मैं हमेशा फेल हो जाता था। तो अब घर वाले भी, उनका भी रहता था कि पढ़ो, पढ़ नहीं रहे हो तुम ऐसे हो ना। दो मैं बोलूँगा कि बैसेट की पापा मम्मी, सो दे आर मस्त है ना, बढ़िया है। लेकिन मैं उनको
ये उनकी नासमझी ही बोलूँगा। इंसान है ना, नासमझ बन सकता है। तो भगवान, हम माँ बाप को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन है तो वो इंसान ही, तो नासमझी तो वो भी करते हैं। तो शायद उनने समझ के नहीं किया था, वो मेरे अच्छे के लिए कर रहे थे। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, इसलिए मुझे कभी किसी से प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे साथ जब भी कोई दिक्कतें हुई ना, तो मैंने किसी के लिए कुछ ऐसा नेगेटिव फीलिंग नहीं पैदा की मैंने ना। तो बचपन में ऐसा था, तो आज जैसा ऐसे कि मैं जब मुझे बुरा लगता था तो पड़ोसी भी आते थे, फ्रेंड्स भी आते थे, तो वो बोलते थे क्यों कर रहा है, पापा तेरे इतने अच्छे हैं, तू क्यों नहीं करता है, ऐसा है वैसा है। तो ये हर चीज़ मेरे अंदर एक भूचाल लेके आती थी, बढ़ती चली जाती है, और धीरे धीरे उतनी बढ़ लेंगी तो अब मैं कहाँ वेंटिलेट करूँ ना, मेरे को कोई समझ नहीं पा रहा, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत मोटा हुआ करता था, तो बॉडी शेमिंग का भी एक इशू था कि मोटा है, कालू, इस तरह की चीज़ें भी बोली जाती थी ना। तो ये सब चीज़ें ना मेरे को अंदर से बहुत तोड़ती गई। घर पे भी वो एक्सेप्टेंस नहीं मिला, पड़ोस में भी नहीं मिला। तो सब अच्छा ही बोलते थे वो, लेकिन कुछ चीज़ें ना जहाँ पे आपको नेगेटिव दिखाया जाता था, पढ़ाई उसमें एक मेन फोकस एक क्राइटेरिया में आता था कि पढ़ाई में अच्छा है तो मतलब सब अच्छा है। लेकिन वहाँ पे मैं फेल हुआ करता था ना पढ़ाई में। इसके साथ मैं पला बड़ा रात को, अब रोना होता था, तो अब रोऊंगा तो पता चल जाएगा, और लड़का है तो रोएगा कैसे, क्योंकि सिखाया ये कि रोना नहीं चाहिए, अब है ना। सो आई यूज्ड टू क्राई, मैं जोर से तकिए को अपने मुंह पे रखता था, यूज्ड टू क्राई ना, जोर जोर से कि आवाज़ ना पहुंचे मम्मी पापा तक, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं रोऊंगा तो उनको दुख पहुंचेगा। और मैं अपनी बात समझा भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे फील कर रहा हूँ। तो मैं उस अंदर ही, मेरे अंदर की वो परेशानियाँ चलती जा रही है। देन 10th में माशाल्लाह मेरी पढ़ाई तो मैंने बता दिया कि मेरी बढ़िया ही थी। तो किसी स्कूल टीचर ने मेरे मम्मी पापा को बोला कि इसको यहाँ से भेज दो, इसकी संगति वंगति खराब हो जाएगी, ये बिगड़ जाएगा। तो दे सेंड मी टू केरला। उन्होंने मुझे 11th-12th के लिए केरला भेज दिया। अब मैं केरला गया तो मुझे नाराज़गी, क्योंकि मैं 10th तक यहाँ पढ़ा था, मेरे सारे दोस्त यहाँ थे, मेरे को उठा के केरला में डाल दिया। मैंने कुछ महीने मम्मी पापा से बात नहीं करी। अच्छा। क्योंकि मुझे अंदर से दुख हो गया कि मुझे वहाँ पे भी मेरे लिए वो रिजेक्शन था ना। मैं नाकामयाब हूँ, मेरे लिए वो रिजेक्शन है ना। और मुझे बताया भी जा रहा कि मैं नाकामयाब हूँ ना, क्योंकि यू आर नॉट गुड इन योर स्टडीज, तो तू नाकामयाब है। तो मैं केरला आ गया, मैंने कुछ टाइम बात नहीं करी, तो वहाँ पे पहली बार मुझे प्यार हो गया। जिस लड़की से प्यार हुआ 11th में ना, तो शी इज़ फ्रॉम वो केरला से थी, वो बड़ी, उसका बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में था, तो उसका हिंदी और मेरा हिंदी, तो वहाँ पे तो चलिए 12th ख़त्म हुआ। 12th के बाद वो चली गई दिल्ली पढ़ने के लिए, मेरे को बैंगलोर जाना था, मैं बैंगलोर चला गया। 5-6 महीने बीते होंगे कि एक दिन मैं अपने रूममेट के साथ बैठा हुआ हूँ, मेरे कलीग के क्लासमेट के साथ, तो वो दूसरे रूम में है, मैं उसके रूम में गया हूँ, शाम को हम बैठे हुए हैं। तो ही सेड कि यार तुझे वो लड़की जानता है, किस लड़की को जानता है क्या? मैंने बोला हाँ, तो वो नाम जो था वो मेरी गर्लफ्रेंड का था। मैंने बोला हाँ, मैंने बोला तू कैसे जानता है? बोलता मेरी गर्लफ्रेंड की रूममेट है वो। मैंने बोला कौन से कॉलेज में? बोलता अपने कॉलेज में है। तो सर मैंने बोला कि अपने कॉलेज में कहाँ है? बोलता हमारे कॉलेज के 3 कॉलेजेस थे अंडर में ना, और सो मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूँ, तो वन ऑफ द टॉप 3 कॉलेजेस में आता है बैंगलोर के। तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में थी, सेम जो फील्ड है वही सेम थी, बट दूसरा एक कॉलेज के, क्योंकि बहुत बच्चे थे तो उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट बांट के रखे हुए थे। मतलब कि वो उस डिपार्टमेंट में उनका कॉलेज वहाँ से वो दूसरा कैंपस है, लेकिन अंडर वन इंस्टीट्यूशन है। ओके, बैंगलोर ओनली, सेम इंस्टीट्यूशन बट कैंपस डिफरेंट है। ओके। तो मैंने बोला अच्छा, तो फिर वहाँ से बात शुरू हुई, तो फिर प्यार परवान चढ़ने लगा। तो उस टाइम पे वहाँ पे स्पाइस वाइस करके सिमी में आए थे जो रात भर बात कर सकते हैं, तो चलता था, उससे यही करते थे लड़के, और क्या करेंगे। वो टाइम भी वही था, तो बात करने लगे। फिर सडनली कुछ ऐसा इशू हुआ कि उसकी फैमिली का कुछ इशू था, और जहाँ पे उसकी मम्मी कमज़ोर पड़ती अगर वो ऐसा कुछ कर लेती ना, और वो मम्मी उसकी सह नहीं पाती, तो उसने मुझे कुछ जेन्युइन रीज़न दिया ना, और मुझे वो गलत भी नहीं लगा। शी डिडंट डिच मी और चीट वीट नहीं किया उसने मुझे। लेकिन मेरा बचपन से क्या था, रिजेक्शन। उसने मुझे बहुत जेन्युइन रीज़न दिया, लेकिन मैंने उसको कैसे लिया, रिजेक्शन की तरह। उसके बाद मैंने अब जब मैंने वो बार बार मुझे बोलने लगे कि नहीं हो पाएगा ना, आगे बढ़ेगा और तकलीफ देगा, क्योंकि आगे मैं कर नहीं पाऊंगी जो
हम चाह रहे हैं ना कि हम शादी करना चाहते हैं, वो हो नहीं पाएगा, तो ये आगे चल के तो वो और तकलीफ देगी, तो इसलिए बेटर है कि यहीं खत्म कर दो। और मैं उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत बिगड़ा है, घूमता रहता था पीछे पीछे, वो निकलती थी, यानी वहाँ पे लड़की को अलाउड नहीं होता था, जैसे यहाँ पे कॉलेज में निकल सकते हैं, वहाँ एक बार घुस गए तो वीक में 2 दिन बाहर निकल सकते थे हॉस्टल से, ऐसा था। सो वेरी स्ट्रिक्ट। सो जब निकलती थी तो मैं जाता रहता, घूमता रहता, वो ना देखती थी ना बात करती थी, तो रिजेक्शन। और मैं जो कोर्स करने गया था तो 1 साल में मुझे समझ में आ गया, मुझे एक सब्जेक्ट पसंद आया साइकोलॉजी, उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, लेकिन आज मुझे वो सारे सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी पढ़ा, वो आज मुझे यहाँ काम आ रहा है। तो मैं नर्सिंग कर रहा था ना, तो वो सब चीज़ें करते हुए मुझे वो फील्ड से मुझे मज़ा नहीं आने लगा। क्योंकि क्यों मैं करने गया, मैं इसलिए नहीं गया कि मुझे पसंद है, मैं इसलिए वो कोर्स करने गया क्योंकि वो करने के बाद ना मुझे बाहर जाने का मौका मिलेगा। तो मैं कर गया, लेकिन 1 साल में मुझे समझ में आने लगा मुझे इंटरेस्ट फील्ड नहीं है। जब मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे वो करना नहीं है। 1 साल मैंने पापा से बोलने लगा, तब सब साथ में चल रहा है, ये भी हो गया। पापा से मैंने बोला पापा मुझे नहीं करना है, तो पापा ने बोला इतने पैसे दिए हैं, तब डोनेशन चलता था, बड़े कॉलेजेस हैं, तो जैसे जैसे पापा ने अरेंज किए थे पैसे, तो मैंने बोला करना है। तो जब बार बार बोलने लगा, पापा ने बोला ठीक है बात कर ले करके, तो मैंने मैनेजमेंट से आके बात की। मैंने बोला 4 साल का फीस जमा करो, हॉस्टल की 4 साल की फीस जमा करो तो आप जा सकते हो। और वहाँ पे बहुत, यहाँ जैसा मैनेजमेंट नहीं है, वहाँ पे अलग ही गुंडागर्दी चलती है ना। तो यानी एक बार तो हमें याद है कि हमारे कॉलेज में एक लड़की के पेरेंट्स आए थे, उसको हॉस्टल छुड़वाना था, तो उसने डायरेक्टर से कुछ ऐसे बदतमीजी से बात कर दी, तो उसके डायरेक्टर ने तो पकड़ के लड़की को, उसके माँ बाप को ही पकड़ के मारा। सो दैट काइंड ऑफ टेरर होता। तो उन्होंने बोला नहीं देंगे, आप फीस जमा करो। मैंने बोला पापा फीस जमा करने को बोल रहे हैं। पापा ने बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आई एम नॉट दैट साउंड, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो उसको कैरी कर। अभी तक चल रहा है। इस दौरान मेरी मीटिंग होती है कुछ ऐसे बच्चों से जो ड्रग्स के उसमें, ये चल रहा था मेरा रिजेक्शन, मेरे को लव फेलियर। तो मेरे दिमाग ने मुझे क्या बताया कि अवॉइडेंस है ना, मुझे अवॉइड करना है, मुझे वो दर्द नहीं सहना ना। क्योंकि पहली बार मुझे खुशी हुई थी, वो खुशी भी मुझसे अब जा रही थी। अब एक 19 साल का 20 साल का बच्चा क्या ही सोचेगा, उतना ही तो दिमाग दौड़ाएगा, मेरा दिमाग भी उतना ही दौड़ रहा था। तो मैंने आई वाज इनटू ड्रग्स, और ड्रग्स धीरे धीरे इतना हो गया कि मैं सुबह उठता था और रात को सोने तक आई वाज कंटिन्यूसली ऑन ड्रग्स। मैं इतना ज़्यादा कंजम्पशन हो गया, मैं धीरे धीरे फंसता गया, और मैं फिर निकलना मुश्किल हो रहा था। तो 2-3 ईयर्स मैंने यही किया। कॉलेजेस फर्स्ट ईयर के कुछ जो मैंने पढ़े थे, फर्स्ट ईयर मुझे साइकोलॉजी पसंद आया था, बाकी सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं आए थे। थर्ड ईयर आ गया, थर्ड ईयर में मुझे बैक लग गया। बीच में बहुत सारे बैक्स लगते रहे क्योंकि पढ़ाई तो हो नहीं रही है, नशे हो रहे हैं। क्योंकि मुझे, मैं क्या कर रहा था, इंटरनली मैं क्या दिखा रहा था कि मेरे को मालूम था उसको पता चलेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, तो वो शायद उसको लगेगा कि बुरा लगेगा कि देखो ये कर रहा है, नशा कर रहा है मेरे लिए, तो वो सिंपैथाइज कर ले मेरे से और मेरे पास वापस आ जाए ना। तो मैं उसको दिखाने के लिए सब कर रहा हूँ ना, एक 20 साल के बच्चे का दिमाग में बता रहा हूँ। तो मैं वो सब चीज़ें कर रहा हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि थर्ड ईयर में बैक लग गया। थर्ड ईयर में मेरा स्पेशलिटी, मैंने मास्टर्स जिसमें किया साइकेट्री था, मैं फेल भी उसी में हुआ था, ग्रेजुएशन में फेल हुआ। थर्ड ईयर खत्म हुआ तो ऐसे ही हम छुट्टी से हम 2 दोस्त जल्दी आ गए ना, नशा करना था हमको कि गांव में घर में नशा नहीं कर सकते, हम घर से जल्दी आ गए। छुट्टी से खत्म होने से 1 दिन पहले हम पहुंच गए कि हम 1 दिन पहले से, क्योंकि सब रहेंगे तो थोड़ा रहता है ना, फ्री है, हॉस्टल पूरा खाली पड़ा है, तो हम 2 ही हैं। उस दिन हमने सुबह से लेकर रात तक नशा किया। नशा टू मेडिकल चीज़ें थी, यानी वो दारू का नहीं था। सो तो बहुत डेंजरस पार्ट है, एक्सट्रीम। यानी तो वो 2-3 बजे होंगे और सडनली मुझे दिक्कत होने लगी, और मुझे लगा कि दिस वाज द लास्ट नाइट, मैं कल सवेरा नहीं देखने वाला हूँ। अब सवेरा नहीं देख रहा हूँ, मैं आके दूसरे रूम में लेट गया। मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, पीछे से थोड़ी देर बाद दोस्त आया, मैं वो लेटा हुआ, मैंने बोला यार मैं मरने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डाई। यानी मैं तब वो चीज़ कर रहा, कई बार नशे में भी लोग ये करते हैं, लेकिन मैं 3 साल से हद से ज़्यादा कर रहा हूँ, मुझे कभी वैसा फील नहीं हुआ। उस दिन मुझे पता नहीं, उस दिन मुझे लगा कि एंड है भाई, ये निपटने वाला हूँ मैं। तो वो आया, बैठा मेरे पास, मैंने बोला कि मेरे को ना गोद में तेरे सर रखना है ना, तो उसने बोला, वो आके बैठ गया मेरे पास, मैं उसके गोद में सर रखा, वो मेरे ही बस बालों को घूट रहा, कुछ नहीं, मैं स्वेट हो रहा हूँ मैं पूरा, और वो भी मेरे साथ नशा ही कर रहा था ना बंदा। सो
बोल रहा है मैं उड़ रहा मारूंगा, बोल रहा है ऐसा मत बोले यार, तू क्या हो रहा है तेरे को? मैं बोला पता नहीं है मुझे। मैंने पूरी रात में 1-2 घंटे मैं उसकी गोद में लेटा रहा, मैं बस कंटिन्यूसली सेइंग सब कुछ ठीक है, मैं मर जाऊंगा ठीक है, लेकिन मेरे घर पे नहीं पता लगना चाहिए कि मैं ड्रग ओवरडोज से मरा हूँ। बाकी सब ठीक है, तू कुछ भी कर देना, लेकिन मेरे घर पे ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ड्रग ओवरडोज से मरा हूँ। ये बोलते 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 मैं सो गया, मुझे पता नहीं चला। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठा और मुझे याद है कि मैं उससे ये बोल रहा था। मैं कर किसके लिए रहा था ये सब? लड़की के लिए। और जब मैं मर रहा था तो मुझे एक बार भी उस लड़की का ख्याल नहीं आया। मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया? माँ बाप कि मेरे माँ बाप, क्योंकि उनको ये पता लगेगा तो कितना दुख हो जाएगा कि यार मेरा बेटा ना ये करके गया और मर गया। चलो किया तो किया, मर गया ऊपर से, तो वो तो जिंदगी भर के लिए उनके लिए बोझ हो जाएगा ना यार कि मेरा बेटा ऐसा करके गया। बदनामी अलग है ना। क्या यही सिखाया था तुमने अपने बच्चे को? क्या कोई सिखाता नहीं है ना, माँ बाप ये सिखा के नहीं भेजता ना। ये छोटी छोटी चीजें जो हम बात कर रहे हैं ये पूरे पॉडकास्ट में, कि छोटी छोटी जो एक्सेप्टेंस है और है ना, ये सब धीरे धीरे हम बच्चों के अंदर ये डेवलप होती है। आपको बहुत कुछ नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। आप ये जो छोटी छोटी पॉजिटिव चीजें जो नहीं कर रहे हैं ना, वो आपको उस साइड उस व्यक्ति बच्चे को लेके जाएगी। उस दिन मैंने सोचा ये सब बकवास है ना, आज से मैं नहीं करूंगा नशा। और मदद किसने की मालूम है? और दूसरा लोग कहते हैं कि यार बुरे संगति में पड़ गया। मैं बोलता कोई बुरी संगति नहीं होती है। शायद वो बच्चा भी, वो मेरा दोस्त था मेरी उम्र का, शायद वो शायद ऐसे नहीं, उसने ये मेरी जर्नी नहीं पार की होगी, उसने कुछ और जर्नी पार की होगी। कुछ जगह ओवर पेरेंटिंग होगी, ओवर पैम्परिंग, कुछ जगह होगा ओवर स्ट्रिक्टनेस, कुछ जगह जैसे कुछ माइन्यूट पार्ट है जो मैं एक्सेप्टेंस वाला पार्ट हम बोल रहे हैं सॉरी। तो ये चीजें होंगी अलग अलग से जर्नी, लेकिन सब एंड अप कहाँ हुए? सारे बच्चे मेरी उम्र के थे, हम सब उम्र के सेम के थे, कहीं ना कहीं हम सब एंड अप हुए ना वहां पे। तो क्या वो बुरे थे? अगर वो बुरे थे तो मैं भी बुरा था, अगर मैं उनके माँ बाप बुरे थे तो मेरे माँ बाप भी बुरे थे। लेकिन वो भी उसी परेशानी को झेल रहे थे जिस परेशानी को मैं झेल रहा था। शायद दूसरी कोई परेशानियां होंगी, उनमें से बहुत सारे लड़कियों वाले पार्ट भी थे, कुछ लोगों को कोई पार्ट नहीं था, शायद उनको समझ में भी नहीं आ रहा था पार्ट क्या है, लेकिन वो एंड अप तो उसी में थे ना। लेकिन कुछ लोग बोलते थे ये है, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। मैंने जब ये सब चीजें बोली कि भाई माँ बाप ही तो हैं जिसके बारे में मैंने सोचा, तो भाई आप ये जो पूरी जर्नी में आपको बता रहा हूँ कि भाई माँ बाप का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बच्चा जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं उसको ना कुछ तो कमी है उसके जीवन में ना, जो वो ढूंढ रहा है दूसरों में। तो उसको ऐसा मत बनाओ ना कि उसको डिपेंडेबल हो, कि उसको खुश रहने के लिए ना कोई दूसरा बंदा चाहिए। लेकिन हम कहीं ना हम माँ बाप भी क्या करते हैं कि भाई तेरी खुशी मुझसे होनी चाहिए, क्योंकि तुझे मैंने पैदा किया है, तो तू मेरे हिसाब से रह, मैं जो करूंगा मेरे को जैसे मैं, तू जो करेगा वो मुझे क्या खुश करेगा वैसे तुझे उसमें खुशी होनी चाहिए। अगर वो मुझे दुख देगा तो तेरे को वो नहीं करना चाहिए, भले वो तुझे पसंद हो। जब मैंने इससे सब बाहर निकला तो पहला सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ा वो था साइकेट्री। तो कायदे से जो पढ़ाई मैंने करी वो 3rd ईयर में शुरू करी, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था साइकेट्री, जिसमें मैंने आगे चल के फिर मास्टर्स किया, फिर जाके सेकंड मास्टर्स मैंने साइकोलॉजी में किया, देन फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी से, देन मैंने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स किए, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई सिर्फ माइंड नहीं है, माइंड एंड बॉडी। तो मुझे लगा कि मुझे न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक न्यूट्रिशन, तो मैंने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स किए न्यूट्रिशन पे। देन आई डिड लाइफ कोच का एक सर्टिफिकेशन किया। अब करेंटली मैं PhD कर रहा हूँ। ओके। सो ये जो पूरी जर्नी है, जब मैं उस जर्नी में था तो मेरे दोस्त लोग कहते थे ये गॉन केस है, या तो ये मरेगा या तो अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। लेकिन अब जब वो देखते हैं बोलते हैं यार हम क्या सोचते थे तेरे बारे में, और हम तो उतना ही पढ़ के हम वहीं रुक गए, तू तो आगे निकल गया। जितना आपने बचपन में अवॉइड की स्टडीज, आपने उसका डबल ट्रिपल अभी अचीव कर लिया। उसके बाद फिर मुझे ऐसा हो गया कि मुझे हर चीज़ जो मुझे नहीं पता है मेरे फील्ड से, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना, मैं हर कुछ नहीं पढ़ूंगा, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है मैं फिर उसमें पढ़ूंगा। मैं बिना पढ़े मैं कोई चीज़ या पढ़ूंगा उसको मैं फिर समझूंगा भी, और उतनी क्लैरिटी के साथ ही समझूंगा। सिर्फ पढ़ना नहीं है, मुझे वो क्लैरिटी आनी चाहिए। जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक मैं उसको मानूंगा नहीं। तो मेरे को क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक मैं उसके पीछे पड़ा रहता हूँ। तो ये सेम चीज़, अब जरूरी नहीं कि हर बच्चा ना ड्रग एडिक्शन पे जाए। कुछ लोग ड्रग एडिक्शन पे जाएंगे, कुछ लोग के अंदर माल्टी बिहेवियर्स आएगा, है ना, ये जो ट्रॉमा, दूसरों को दर्द पहुंचा, एंटी सोशल पर्सनैलिटीज जो बोलते हैं, ये सब डेवलप हो जाती है। अब वो डिपेंड करता है ना, क्योंकि जो रेप्स हो रहे हैं
या ये कौन कर रहा है। एडोलसेंस के ही आप देखोगे ज़्यादातर जो केसेस है एडोलसेंस में हो रहे हैं। एडोलसेंस वाले बहुत उधर की ओर भी जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि केवल एडोलसेंट ही कर रहे हैं, या जो एंटी सोशल पर्सनैलिटीज में जो इन्वॉल्व होते हैं वो एडोलसेंस है, क्योंकि इनको वर्गलाना सबसे ज़्यादा आसान है ना, क्योंकि उनको आप जैसा दिखाना चाहते हो वैसे आप दिखा सकते हो। तो मैंने जैसे जैसे देखा मैं वैसा वैसा बनता गया, और उस टाइम पे मैं क्रेडिट लेता था, यानी मैं क्या, हम लोग का जो ग्रुप था देवर कॉलेज में, तो हम लोग क्रेडिट लेते थे, यार वो लोग बहुत कमाल के नशेड़ी है ना, वो हमको प्राउड फील होता था। अभी देखते तो हंसी आती है, बोले दुनिया भर की सारी बेवकूफ़ियाँ करी है ना, तो बेवकूफ़ियाँ तो की है वहाँ से, ठीक है। अब लेकिन ये जो पूरी जर्नी में ना, ये सब लोगों ने ना मेरे को मैं बनाने में मेरे को हेल्प किया है। तो ये सब मेरे को इनसे किसी से भी ना मैं अपने दोस्तों को ब्लेम करता, क्योंकि मैंने उनको चूज किया। मैंने जैसे आपको बोल रहा था कि कोई किसी को बिगाड़ता नहीं है, मुझे बिगड़ने का शौक आया, इसलिए मैंने वो, मेरे पास तो और भी ग्रुप था जो पढ़ने वाले बच्चे भी थे, मैं तो नहीं गया वहाँ पे, मैंने उनको चुना। तो माँ बाप का ये सोचना कि वो कोई संगत खराब करती, संगत नहीं खराब करती है, वो बच्चा चूज करता है कि इसको कहाँ जाना है। और मैंने चुना कि मेरे को उस गलत संगत में जाना है, गलत संगत, गलत लोग नहीं। आज में से उनमें से कई सारे आज भी मेरे दोस्त हैं, और वो लोग भी छोड़ चुके हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो नहीं छोड़ पाए और ड्रग ओवरडोज में वो दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन कई आज भी दोस्त हैं जिन्होंने छोड़ दिया, जिन्होंने आज अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बट क्योंकि वो इंसान खराब नहीं थे ना। कोई इंसान खराब नहीं होता, परिस्थितियां उनको ऐसा बनाती है, और वो परिस्थितियां कोई जानबूझ के क्रिएट नहीं करता है। तो समाज, माँ बाप, ये सब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबको जागरूक होना जरूरी है, किसी को टंगा मत दो ना, समझे, बोलते हैं ना बॉडी शेमिंग, आज अभी ये आ रहा है कि बॉडी शेमिंग पे मत बात कर। ये तो पहले तो कोई ऐसा टर्म ही नहीं होता था। यानी आप जब किसी को बॉडी शेम करते हो, कैसे भी हो यार, आपको क्या मैटर कर रहा है, आप उसके लुक को कैसे जज कर सकते हो, आप किसी को क्या जज कर सकते हो, आपकी सॉरी टू से औकात क्या है किसी को जज करने की। Exactly. अगर एक लड़की छोटे कपड़े पहन रही है, आप कौन होते हो जज करने वाले कि यार छोटे कपड़े पहने मतलब कैरेक्टर गिर रहा है, आप कैसे। लेकिन अब हर चीज हम ये करते हैं ना, हर चीज को हमको जज करना होता है, ये ऐसा है तो ऐसा है, इसने ऐसे किया तो ऐसे किया इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। हर चीज को भाई जरूरी नहीं ना, सबकी अपनी मर्जियां हैं। हाँ, आपको सही लग रहा है, आप जैसे क्या कपड़ों की बात, आपको अडेप्ट लग रहा है, आप पार्टी में जा रहे हो, आपने वैसे कपड़े पहने हैं, ठीक है, कॉमन सेंस है ना कि आपको कैसे कपड़े पहनने हैं। आप जा रहे हो कहीं मंदिर में, आपको कैसे कपड़े पहनने पता है। आप जा रहे हो किसी की डेथ पे, आपको कैसे कपड़े पहनने पता है। तो भाई आप किसी पब में जा रहे हो, आपको कैसे कपड़े पहनने पता, ये आपका कॉमन सेंस है, ये आपकी बॉडी है, आपको दिखाना है या छुपाना है, ये भी उस लड़की पे डिपेंड करता है। लेकिन वो कपड़े क्या पहन रही है उसके हिसाब से आप अपने अजम्पशन मत बनाओ ना। छोटे कपड़े मतलब वो जब दिल्ली केस, निर्भया केस हुआ था, क्योंकि वो एक लड़के के साथ बैठी थी, रात को आ रही थी, तो उनको क्या बोल दिया उन लोगों ने क्या सोचा, क्योंकि वो लड़की है और रात को आ रही है एक लड़के के साथ, मतलब उसका कैरेक्टर सही नहीं होगा। उन्होंने चांस मारा, जब उसने रिटेलिएट किया तो उन्होंने जो करना था सबको पता कि क्या क्या किया उन लोगों ने। तो ये माइंडसेट जो है ना, जज करना, और ये कहाँ से डेवलप हो रहा है, ये कोई क्रिमिनल पैदा नहीं हो रहा ना, हम बना रहे हैं, तो ये हमारी सोसाइटी का है। उस जगह पे अगर दिल्ली में वो केस हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बीइंग अ सिटीजन हमारी क्या है, हमने बोल दिया कि उनके माँ बाप की गलती है। उनके माँ बाप की गलती नहीं है, हम भी उस समाज का हिस्सा है जिसकी वजह से वो हुआ। Exactly. अब जैसे ट्रांसजेंडर्स लोग, ट्रांसजेंडर्स क्या कर रहे हैं, या तो वो जो मांगते हैं पैसे, या दे आर इनटू प्रोस्टिट्यूशन। किसने मजबूर किया, समाज ने मजबूर किया। अब तुम उनको जज कर रहे हो, अच्छा ये होगा तो ये तो ऐसी ही होगी। भाई ना तुमने उसको पढ़ने का मौका दिया, ना बराबरी का अधिकार दिया, तुमने इतना उसको दबा दिया कि उसको खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए ना उसको हाँ। कौन चाहेगा कि मैं अपना शरीर बेचूं यार, कौन किसको खुशी मिलती है, किसी को, मेरे को लगता है कोई जो मेंटली स्टेबल बंदा को उसको खुशी मिलेगी ये चीज करके। हाँ, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उनमें अगर कर रहा है ठीक है, बट एक नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं चाहेगा ना। लेकिन तुमने दबा दिया, कहाँ से आया वो, समाज में कौन है, तुम भी, मैं, और उनके माँ बाप नहीं है क्या। तुमने नहीं समझा ना उस बच्चे को, जब वो बच्चे के अंदर वो एक अब एक सेक्सुअल डिसऑर्डर आ रहा है बच्चा, है ना, तो भाई ट्रांसजेंडर है, तो भाई आपको समझना पड़ेगा ना उस बच्चे को, आपने कैसे उसको नकार दिया। आज आपने नकारा, उसलिए किस जगह पे है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, माँ बाप तो है ही, समाज भी तो है। आपने मजाक उड़ाया, अरे छक्का है, अरे ये तो वैसा है,
ढीला है। अरे क्यों बोलना भाई, आप कौन होते हो बोलने वाले? किसी की सेक्सुअलिटी पे, किसी के रिलीजन पे, किसी के गोरे काले होने पे बचपन में सिखाया जाता था ये गोरा ये काला, काला मतलब अगली, गोरा मतलब सुंदर। आप जब बचपन में ही आप किताबों में, स्कूल की किताबों में सिखा रहे थे कि गोरा मतलब खूबसूरत और काला मतलब अगली, तो फिर क्या ही आप सिखा रहे हो, है ना? हमारे कृष्ण जी भी काले ही थे यार, हमारे शिव भी काले ही थे। पूजा तो कर रहे हो तुमने उनको भी, वहां पे भी तुमने क्या कर दिया, काला नहीं दिखाना ना, काला दिखाएंगे तो गलत हो जाएगा, तुमने उनको नीला मार दिया, तो तुमको फोटो में तुमको वो नीले दिखेंगे। एक्चुअली में तो उनका श्रवण रंग था ना, सांवले रंग के थे वो। तुमको तो वो भी दिखाने में शर्म आती है ना कि सांवला रंग का कैसे दिखाऊं मैं। जिसकी समझ है वो समझ जाता है, नहीं तो बाकी लोग क्या देखते हैं, नीले रंग के थे हमारे कृष्ण जी, हमारे राम जी नीले रंग के थे, वो सांवले थे वो, तो उनकी भी खूबसूरती है ना, काले रंग की भी अपनी खूबसूरती है। किसी को बॉडी शेम मत करो ना यार, लेकिन कोई समझता नहीं है। और वो शेमिंग कहाँ से सीखा? घर से। वो छोटा बच्चा, एक छोटा, मेरी छोटी बच्ची, वो देखिए वो ना मोटी है, 5 साल की बच्ची है। मैंने बोला तुझे कैसे, ये तूने कैसे बोला ये मोटी है करके? तो टीवी मोटू पतलू देखती है, तो मोटू का मजाक उड़ाया जाता है, और छोटा भीम में भी एक मोटा कैरेक्टर, उसका मजाक उड़ाया जाता है। सुनिए, 5 साल की बच्ची, क्या पता। हमने बोला मोटा पतला नहीं है भाई, वो हमने उसको वैसे ही समझा, हमने नहीं बोला कि ये गलत है। अगर हम बच्चों को समझा रहे हैं तो गलत बोलने के साथ क्यों गलत है ये भी बताना जरूरी है। वो उसकी आइडेंटिटी है, वही वो मोटा हो या पतला हो, हमको उसको मजाक उड़ाने का हक नहीं है। और ना कभी आपको कोई मजाक उड़ाए ना, तो आपको वो करना, आपको भी वैसे ही बनना है, और आपको दूसरों को भी वैसे ही देखना है। तो ये तो आपको घर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा ना। सारी चीजें घर से स्टार्ट होती हैं। घर से स्टार्ट नहीं तो सोसाइटी को तुम क्या बोलोगे? सोसाइटी बाद में आती है, लेकिन सोसाइटी भी है। सोसाइटी अपने हाथ नहीं धो सकती कि नहीं मैं तो कुछ नहीं हूँ, उसके माँ बाप ही ऐसे थे, अच्छे से पाला नहीं इसलिए वो अच्छा ऐसा हो गया। डोंट ब्लेम, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको समझना होगा। जब तक आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे नहीं, सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। ऐसे ही चीजें होती रहेंगी, चीजें बिगड़ती रहेंगी, हमारे बच्चे गलत जाते रहेंगे ना। जैसे मैंने बताया कि मैं तो आ गया ट्रैक पे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे ना मेरे दोस्त जो नहीं आ पाए, है ना, मरे पड़े मिले ना एक रूम पे अपने। और उसमें से एक लड़का, उसके माँ बाप का एक बेटा, है ना, क्या बीती होगी उस माँ बाप पे जब पता चला होगा। मैं जब सोचता हूँ मेरी वो रात जिसने मुझे बदल दिया, तो उस माँ बाप उसके वो नहीं समझ पाया ना, तो मैंने समझ लिया ना कि यार मेरे लाइफ में किसी का रोल नहीं है। इसलिए आज मुझे शायद कुछ लोग कोल्ड भी कहते हैं ना, तुझे इमोशन नहीं, मेरे में इमोशन है भाई। मैं एक छोटा सा मूवी देखता ना, वहाँ पे भी एक छोटा सा सीन आता ना, मुझे रोना आ जाता है। बट इट डजंट मीन कि मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल करना ना सीखूं। मैंने अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीखा है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है। इमोशन पे कब कंट्रोल किया? जब मैंने अपने थॉट पे कंट्रोल किया। जब मेरे थॉट और इमोशन कंट्रोल हो गए, मेरे बिहेवियर भी कंट्रोल हो गए। तो वो कंट्रोल कौन ने किया? मैंने उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं किया, ना मैं करता हूँ। ये तो मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई ब्लेम करना नहीं है। ना माँ बाप, ना वो लड़की, ना दोस्त, ना कॉलेज के टीचर्स, कोई भी नहीं है उसमें। वो सब कहीं ना कहीं मेरा अच्छा ही चाह रहे होंगे, लेकिन हम उनकी अच्छाई को भी हम कैसे ले रहे हैं? अपने हिसाब से, अपना परसेप्शन लगा रहे हैं कि क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं है तो मतलब ये मेरे खिलाफ है। और एक छोटा बच्चा यही करता है ना, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो समझ डेवलप होती है ना, वो 24-25 के साल तक पूरा डेवलप होता है ब्रेन। उसके बाद 1-2 साल और लेगा ब्रेन चीज़ों को समझने में, कि डिसीजन मेकिंग करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में। लेकिन एक 22 साल का बच्चा वो नहीं समझ पा रहा ना, उसका तो वो पार्ट डेवलप ही नहीं हुआ ब्रेन का, तो समझेगा कहाँ से? तो आई यूज्ड टू, जब मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ, मैंने बोला यार आप लोग का भी डेवलप नहीं हुआ वो चीज़ ना, तो आप लोग ये जो कर रहे हो ना, इट्स ओके, ठीक है, बट आप समझ जाओ ये ऐसा है। आप समझोगे आज से 4-5 साल बाद, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि वो है ना कि या तो खुद गिरे, या सीख ले, खुद गिर के सीख ले, या फिर जो दूसरा गिरा हुआ है उससे सीख ले। तो आपकी चॉइस है कि मैं आपको बता रहा हूँ, गिरा हुआ आदमी हूँ, गिर के आया हूँ, तो आप या तो ऐसे सीख लो, या फिर आप, मैं जो बता रहा हूँ कि आप वो करो ही ना, उससे पहले आप समझ जाओ। तो उस टाइम तो बच्चे तो बुरा लगता है, लेकिन अभी भी जैसे रिसेंटली अभी आफ्टर 9-10 ईयर्स एक स्टूडेंट का मुझे कॉल आया, बोला सर आप उस टाइम जो कहते थे ना बहुत सही कहते थे, आज मैं वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करके आई हूँ जो आप अब कहते थे। पार्ट है, आपको एक्सपीरियंस करना, या तो आप समझ के कर लो या फिर ऐसे कर लो, बट यू हैव टू एक्सपीरियंस इट ना टू अंडरस्टैंड।
और ज़रूरी नहीं कि हर बार एक्सपीरियंस ही किया जाए, हर बुरी चीज़ एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है। लोग होता है ना कि जिसने एक्सपीरियंस किया शायद वो बेहतर बता सके, डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि उस लेवल ऑफ आज मेरे पास एक बच्चा आता है अगर एडिक्शन को लेकर मैं समझ पाता हूँ यार उसकी क्या स्थिति होगी, और वो शायद एक नॉर्मल जो नहीं कर रहा है वो कभी नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल सर, बहुत ही डिफरेंट लेवल पे आपने चीज़ों को समझाया और आई गेस आपकी पर्सनल स्टोरी सुनकर के बहुत लोगों को इससे इन्फ्लुएंस मिलेगा। अब आपने एडोलेसेंस साइकोलॉजी पे भी बात करी है और आप उसके लिए भी लोगों को थेरेपीज एंड ट्रेनिंग देते हैं, तो इसके बारे में व्यूअर्स को और बताएं कि कैसी वो थेरेपीज होती हैं और आप उस पर कैसे वर्क करते हैं स्टेप वाइज। उस पर थेरेपीज नहीं, उस पर काउंसलिंग काम करता है। ओके। और काउंसलिंग मेनली काउंसलिंग ही है, बट वो काउंसलिंग नीडेड है। मैं जैसे बताया कोई अलग चीज नहीं है, एक पेरेंट का मैंने पार्ट बताया, वंस वो एंटर हो गया है तो वहां पे भी अगर मैं पेरेंट्स क्या करते हैं कि ये देखो नशे में पड़ गया, ये ऐसा है, ये वैसा है, आप उसको और ज्यादा उकसा रहे हो, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो रिबेल यानी जो एडोलेसेंस है वो रिबेलियस है, सेल्फ आइडेंटिटी बना रहा है प्लस रिबेलियस ना, हर चीज को नकारेगा वो। उसको जब एडोलेसेंस में हम पहुंचते हैं तो जब चाइल्डहुड में रहते हैं हमको लगता है सबसे ज्ञानी कौन, मेरे माँ बाप। जब एडोलेसेंस में पहुंचते हैं हमको लगता है सबसे ज्ञानी कौन, मैं। तो सबसे बेवकूफ कौन, मेरे माँ बाप, है ना। तो जब एडोलेसेंस का यही फीचर होता है ना कि हमको लगता है सब बेवकूफ है, पूरा समाज बेवकूफ है, हम ही सबसे हमको ही समझ है। लेकिन एक्चुअली में मैंने जो एनाटॉमिकली आपको बताया उनका तो उनका ब्रेन तो वो पार्ट डेवलप ही नहीं जो ये सब चीजें समझ सके। बिल्कुल। तो इसलिए वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एज जोन जो बोलते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड है वो यही होता है, क्योंकि वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, प्लस उनका ब्रेन का जो पार्ट है, प्लस उनकी जो ये सेल्फ आइडेंटिटी वाला क्रिएशन वाला पार्ट है, ये सब मिलके उनकी चीजों को और ज्यादा चैलेंजिंग कर देते हैं। तो एडोलेसेंस को डील करना एक अलग अप्रोच है, उसमें पेरेंटिंग का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। मुझे लगता है बच्चे से ज्यादा तो पहले पेरेंट को समझना होता है, तो हम पेरेंट काउंसलिंग करते हैं उसके लिए। दूसरा पार्ट जहाँ पे अगर दिख रहा है कोई ऐसा पार्ट आ रहा है बच्चों वाला, देन हम वहाँ पेरेंट बच्चों के साथ डील करते हैं। अलग से थेरेपीज नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा एडिक्शन में है, तो वो फिर क्लिनिकल पार्ट हो जाता है। एडिक्शन की तरफ जाने के बाद हम उसको एडिक्शन को डील नहीं करते, बट हाँ ये जो इनिशियल जर्नी है मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ कि वो चीज़ें। तो अभी एक बच्चा रिसेंटली आया, उसने अभी उसको जो फीडबैक है बोला कि सर मैंने छोड़ दिया। तो अब तो बहुत एडवांस हो गया ना, हम तो कॉलेज लेवल पे कर रहे थे 20-22 साल की उम्र में, अभी तो वो 15-16 साल की उम्र में होने लगे हैं। सो अभी सो कॉल्ड हमारे भोपाल के बड़े बड़े स्कूलों में तो ये सब चल रहा है। और वहाँ पे ग्रास की बात ऐसे नहीं, ग्रास मतलब गांजे को बोलते हैं, चरस गांजे की बात तो ऐसे होती है जैसे कि पता नहीं पहले के टाइम पे सिगरेट पिया करते थे, यानी एक सिगरेट लेके 10 लोग पीते थे। अब तो चरस गांजा ऐसे चलता है, कैजुअल है भाई, ग्रास की बात हो रही है। कौन से बच्चे बात कर रहे हैं, 8th के 9th के बच्चे, दे आर ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो वेपिंग, जो आप वेपिंग सुना होगा आपने, जो ई सिगरेट्स हैं वो स्कूलों में बेचे जा रहे हैं। कहाँ से बेचे जा रहे हैं, खरीद रहे हैं 2200 रुपए का, स्कूल में बेच रहे हैं क्योंकि रेगुलर कस्टमर है तो 1900 में मिल जाता है, स्कूलों में जाके 2200 में बेच देते हैं अपने दोस्तों को। महीने का 40-50 हज़ार गल्ला है, 8-9 का बच्चा है। तो ये तो स्थिति है। तो हमको सीरियसली सोचने की, समाज को सीरियसली सोचने की जरूरत है, हम जा कहाँ रहे हैं। आप इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते यार कुछ ही तो है, यार वो कुछ भी तुम्हारे ही समाज के हिस्से हैं, ये कुछ ही आगे चल के बवाल क्रिएट करेंगे। तो वो कुछ को भी संभालना हमारा ही हम ये नहीं बोल सकते उनका बच्चा मुझे क्या, वो हमारे समाज का बच्चा है। हमारा समाज मतलब कोई कास्ट से नहीं बात कर रहा हूँ मैं, उस जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ उसका वहाँ का वो बच्चा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ पे। अभी तो कोई अभी अब देखा होगा पहले के टाइम पे क्या होता था, हमारे टाइम पे हमने कुछ ऐसा किया ना तुरंत घर पे खबर पहुंचती थी। अब तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा है, करे यार उसका लड़का कर रहा था, हाँ मुझे देखा था मैंने उसको जो कर रहा है। तो ओपन हो गया ना, अब तो मॉडर्नाइजेशन आ गया सो कॉल्ड, तो हम मॉडर्न हो गए तो ओपन में कर सकते हैं हर चीज़। तो हर चीज़ का एक पर्दा होना और चीज़ों को कंट्रोल होना ज़रूरी है। आई ओपनिंग चीज़ है ये। और जो भी पेरेंट्स आज ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इनफैक्ट जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, अगर वो थोड़े कॉन्शियस हो जाएं, डेफिनेटली अगर उनको हेल्प चाहिए तो हम उनके लिए भी हैं। एग्जैक्टली। एंड स्कूल्स पर्टिकुलरली, जब हम इंस्टीट्यूशंस की भी बात कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशंस की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एनवायरनमेंट चेक हमेशा रखें। डेफिनेटली। आप कैसे हो रहा है मुझे बताइए, कैसे हो सकता है? हम भी स्कूल से पढ़ के आए हैं, हमको तो समझ छोटी मोटी चीज़ें करना और ये सब चीज़ें करना इट्स, और ये तो मैं बता रहा हूँ अब सर चरस गांजा भी चल ही रहा होगा, जब ओपन में बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे बात चलती है, तो ये तो बहुत और कोई बड़ा काम नहीं है ना।
आराम से मिल जाती है। हमको उतना इजीली अवेलेबिलिटी, जब मैं कर रहा था मुझे इतनी इजीली अवेलेबिलिटी थी भाई, 2 रुपए में उस पूरे एक टैबलेट की पत्ती आ जाती थी, 2 रुपए की एक टैबलेट। चरस गांजा 50 रुपए की पुड़िया का चरस गांजे की मिल जाती थी। तो ये तो चल रहा था, आज भी वही स्थिति है। तो भाई सोचना पड़ेगा, हम जो कर रहे थे और उससे पहले भी शायद चल रहा होगा ये सब, लेकिन उस जब वो एज में कर रहे थे, वो हम लोग का एज आते थे, हम और थोड़ा पहले करने लगे। अब जो एज है वो और पहले, तो इस ढंग से तो भाई अब और आगे जाएंगे तो वो चाइल्डहुड में शुरू हो जाएंगे। तब क्या होगा? और वो उसका ब्रेन तो तैयार भी नहीं है। मेन प्रॉब्लम इज उसका ब्रेन तैयार है कि नहीं उसको लेने के लिए। मैंने जिस उम्र में किया वहां से कुछ सालों बाद मेरा ब्रेन तैयार होने वाला था। अब 13, 14, 15 साल का बच्चा कर रहा है, उसको 10 साल लगेंगे उस एज, उसका ब्रेन वहां डेवलप होके तब चीजों को समझने में। 10 साल में तो बेड़ा गर्क कर देगा। मैं इसलिए शायद निकल पाया हूँ इतनी आसानी से, क्योंकि मेरा अगर 20-22 साल का था तो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा। मेरे को 2-3 साल का था और 2 साल में फिर शायद मेरा ब्रेन का वो डेवलपमेंट हो गया और मैं चीजों को समझने लगा, या मैंने कोशिश करी समझने की। क्योंकि मेरे दूसरे दोस्त थे जो नहीं समझ पाए, शायद मैं कोशिश ढूंढ रहा था ना कि मुझे करना क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में यार अपने साथ। तो मुझे दिमाग कॉन्स्टेंटली ये जब कर रहा था, मुझे करने के बाद तो अच्छा लगा, नशा करने का तो अच्छा लगता है ना, लेकिन कॉन्स्टेंटली मेरा दिमाग कर रहा था मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूँ, क्या आगे मेरे साथ होना क्या वाला है, लाइफ में करूंगा क्या। लेकिन बच्चा हूँ, उसका मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, मेरे को मजा आ रहा है उस चीज को करने में, क्योंकि आदत डल गई, एडिक्शन हुआ। मतलब आप यू कांट चेंज, एडिक्शन एक बहुत वास्ट टाइम, उसको छोड़ना मुश्किल का काम है, लेकिन है तो आप समाज को समझने की बहुत जरूरत है। ये तो मेरा समाज से हाथ जोड़ के अपील रहेगा कि प्लीज आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस और अवेयर होइए। घर से स्टार्ट होगा, समाज को भी होना है। आपके आसपास बच्चों को आपको देखिए, आज की छोटी गलती कल की एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आज का एक नॉर्मली लड़की को सिर्फ घूरना कल उसको रेप की तरफ लेके जा सकता है। आज उसका एक सिगरेट पीना कल उसको ड्रग्स की तरफ लेके जा सकता है। क्योंकि एडिक्शन सब अलग अलग है, सबके अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन है तो एडिक्शन। आज ये कर ले तो ये कर ले, क्या आता है, पीर प्रेशर भी होता है ना, अरे करके देख ले आज, एक पी ले क्या जा रहा है, ट्रेंड में होती है ना चीजें, कूल है ना। अब जैसे कुछ मूवीज है, कबीर सिंह, वहाँ पे क्या है, हीरोइज्म ही है ना कि आप दारू पी के अगर आप कैजुअल कूल दिख रहे हो। मूवीज, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं जो आप इन चीजों पे बात कर रहे हैं लोगों से ना, वहीं पे आप इंस्टाग्राम खोल लीजिए, वहां पे क्या कर रहे हैं बच्चे, यानी क्या क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब यानी क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं वो लोग। आप क्या जनरेशन आगे कर रहे हो, और माँ बाप को क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्या? माँ बाप को क्या पैसे आ रहे हैं, कर रहा क्या हुआ, कुछ भी कर लो पैसे तो मिल रहे हैं ना। अरे ऐसा नहीं होता भाई, आप एक गलत समाज पैदा कर रहे हो, वो समाज आगे चल के बहुत खतरा होगा, है ना। और जो लिटरली जो हम कलयुग की तरफ जा रहे हैं ना, एकदम जा नहीं रहे, एकदम दौड़ रहे हैं एकदम ना, तो जल्दी आएगा जहाँ पे ये अंतर भी भूल जाएगा इंसान की माँ कौन है बहन कौन है। हम उस तरीके से भाग रहे हैं क्योंकि रिलेशनशिप की वैल्यूज नहीं है। एक हमारे टाइम पे मेरे पड़ोस में जो दीदी होगी ना, वो मेरी बहन होती थी ना, मेरे को वही मेरी फीलिंग जाएगी जो मैं अपनी बहन के लिए फील करता हूँ, मेरे लिए और कोई थॉट नहीं जाएगा। अब क्या हॉट है, क्या एक्सप्लेन किए जाते हैं बॉडी पार्ट्स में, और कूल, उसको ना कूल साबित किया जाता है। कूल नहीं है यार वो, प्लीज यार, कहीं से भी कूल नहीं है। आप किसी मेल का हो या फीमेल का हो ना, आप उसके बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हो, कूल तो नहीं है। आपको हु आर यू, हो कौन आप, तो वो एक होना चाहिए ना। तू होता नहीं है कोई ना किसी के बारे में, तो वो एक डर होना जरूरी है, और वो डर घर से स्टार्ट होगा। और डर के लिए मारने पीटने की जरूरत नहीं है, शुरू से ही आप सही ढंग से जाओगे ना, और वो बड़े होने के बाद नहीं होगा। आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब बच्चा पैदा हुआ, इनिशियली आपकी वो प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन हम कब करते हैं, जब प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, तो माँ बाप को वहीं से स्टार्ट कर देना है। तो आप पहले, अगर जिस दिन, मैं तो ये मानता हूँ कि आप अगर माँ बाप बनने का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप किसी काउंसलर के पास जाइए और आप जानिए बच्चा पैदा करने का क्या क्या फेजेस होते हैं और क्या कैसे आपको डील करना है। तो आपको भी हेल्प करेगा उसको डील करने में, उस बच्चे के। ठीक है, पलना बढ़ना तो पलता है ना, वो बोलते हैं ना कि पेट दिया है, मुंह दिया है, तो खाना तो मिल ही जाएगा ना। वो तो जानवर भी पल जाता है, बच्चा भी पल जाएगा, लेकिन कैसा पलेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है। इट्स डिपेंड ऑन यू एंड सोसाइटी। अगर वो सही है तो बच्चे अच्छे बनेंगे, अगर वो गलत है
तो सब गलत। सर, न्यूरो डाइवर्स बच्चों के लिए भी बहुत मिसकंसेप्शंस हैं सोसाइटी में। कुछ ऐसे 2-3 अगर आप बताना चाहें कि एक रेगुलर मिसकंसेप्शंस जो सोसाइटी में चल रहे हैं जिसे हम बस्ट कर पाएं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। पहला अगर मैं बताऊं कि इनको इमोशंस नहीं होते हैं, Okay. कि न्यूरोडाइवर्स चिल्ड्रंस के अंदर कोई इमोशन नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर बच्चे के साथ कुछ भी अगर घर पे या स्कूल में होता है, उसका इमोशन वो आके दिखाता है। ही कांट एक्सप्लेन, वो इमोशन फील करते हैं। और इमोशन फील करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कुछ बोलो या ना बोलो, कई बार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होते हैं, है ना। जैसे कि आप दुखी हो गए, आप बैठे हो दुखी हो के, मैं आके पूछ सकता हूँ, यार आप करिश्मा आप दुखी लग रहे, क्या हो गया? आपने मेरे को बोला नहीं, मैंने तो समझ लिया। कैसे समझा? बॉडी गेस्चर से। आप गुस्से में, मतलब क्या हो यार, क्यों गुस्से में? बॉडी गेस्चर से। तो जब हम बच्चे कई बार वर्बल से ज़्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ग्रैस्प करते हैं, तो जब आपका दुख, आपका गुस्सा, आप चाहो ना चाहो इन बच्चों तक जाता है और आपको लगता है इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको तो ये तो मंदबुद्धि है ना। ऐसा नहीं है, मंदबुद्धि नहीं है, उनको भी इमोशन फील होते हैं और उनको वो जताना नहीं आता है, या फिर वो जताते हैं तो ये चिल्ला चोट करके या फिर एग्रेशन दिखा के ऐसे जताते हैं। वो सब उनका जरिया है। तो सारे इमोशन न्यूरोडाइवर्स बच्चे के अंदर इमोशंस होते हैं, वो इमोशन फील कर सकते हैं। तो आप उनके सामने वही इमोशंस उनको दो जो उनके लिए ज़रूरी है। अनवांटेड आपके जो दिमाग के जो कचड़े चल रहे हैं वो आप उनके ऊपर मत दो। Exactly. दूसरा चीज़ कि सारे न्यूरोडाइवर्स बच्चे पागल हैं। पागलपन अलग है। साइको जो हम बोलते हैं, जब साइकेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे साइकोटिक कंडीशंस होती है। ये चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स में आते हैं। ये बच्चे पैदा ही उस कंडीशन के साथ हुए हैं। साइकोटिक अलग है, अब साइकेट्री में भी अलग है। साइकोटिक कंडीशंस होते हैं, न्यूरोटिक कंडीशंस होते हैं, जैसे एंग्जाइटी हो गया, ये सब हम न्यूरोटिक कंडीशन में रखते हैं। फोबिया हो गया, वहीं पे हम साइकोटिक के अंदर हम स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियां, वो साइकोटिक कंडीशन में आती है, जिसको हम साइकोटिक मतलब पागलपना वाला, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, डिल्यूजन्स हो रहे हैं, तो वो पार्ट है। लेकिन तुम इनको क्यों पागल बोल रहे हो? सोसाइटी में बोला जाता है इनको, अरे पागल बच्चा, उसके साथ मत खेल, है ना, वो पागल बच्चे के साथ खेलेगा तो तू भी वैसे ही बन जाएगा, है ना। तो वो पागल नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है, बस उसका सोच समझ दिमाग अलग ढंग से काम कर रहा है ना। वो एक नॉर्मल व्यक्ति है जो इमोशन फील कर सकता है, जिसको दुख होता है, तो वैसे ही वो इंसान है ना। वो कोई हेलुसिनेशन नहीं हो रहा है, उसको डिल्यूजन नहीं हो रहा है, या जानबूझ के नहीं कर रहा है वो, तो उसका ब्रेन अलग ढंग से वायर्ड है, इसलिए वो ऐसा है, बस भिन्न है, बीमार नहीं है। तीसरी चीज मैं बात करूंगा कि इन लोग को सोशलाइज करना पसंद नहीं। सोशलाइज करना पसंद है, लेकिन वो किसके साथ सोशलाइज? मेरे यहाँ पे बच्चे आते हैं, मेरे थेरेपिस्ट के साथ तो सोशलाइज हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? वैसा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, एक्सेप्टेंस है ना, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको वैसे ही है, तो उनको हमसे सोशलाइज करने में। लेकिन आप जहाँ वो सोशलाइज, जहाँ उसको समझ ही नहीं रहे लोग, वो क्यों वहाँ जाके खेलेगा? अगर एक छोटे बच्चे के साथ भी खेल रहा है और उसको लग रहा है कि सामने वाला बच्चा, क्योंकि ये जो बच्चा है इधर बैठा हुआ है, जिसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं, उसका खेलने का तरीका अलग होगा, वो बच्चा है उसका अलग है। तो अब नॉर्मली बच्चे खेलते तो क्या, वो समझाते हैं एक दूसरे को, लेकिन वो तो समझ भी नहीं रहा ना, क्योंकि वहाँ कम्युनिकेशन का इश्यूज हो रहा है, प्लस उसको सेंसरी नीड्स अलग है, उसकी जो नीड आ रही है वो भी अलग है, क्योंकि इस बच्चे को तो नहीं हो रहा, उसको तो हो रहा है, तो कैसे इस बच्चा समझेगा? तो ये बच्चों के साथ ये खेलते नहीं, या उन लोगों के साथ रहना नहीं पसंद करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सोशलाइज नहीं होना चाहते, वो होना चाहते हैं, लेकिन वो लोगों के अंदर वैसा उनकी तरह सोचना भी आना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें हैं जो बहुत बड़े मिसकंसेप्शन है जो लोगों के बीच में है, और वो चेंज होना जरूरी है। वंडरफुल सर। ऐसे ही अगर आप कुछ ऐसे 3 टिप्स देना चाहें जो पेरेंट्स आज सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, और वही बात है कि आप नॉर्मल सी की डेफिनेशन अपनी बना के बैठे हैं, लेकिन इक्वल अटेंशन चाहिए होता है अगर आपने एक बच्चा पैदा किया है तो, राइट? भले वो स्पेशल केयर चाइल्ड है या वो नॉर्मल सी जो आप अपनी डेफिनेशन, ऑफ कोर्स न्यूरोटिपिकल एंड न्यूरो डाइवर्स चिल्ड्रन। सो पेरेंट्स जो आज ये चीज़ सुन रहे हैं उनके लिए अगर आप कुछ 3 पॉइंट्स देना चाहें। पहला चीज, आप जो कर रहे हो बी नॉलेजेबल इनफ। आप अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप माँ बाप बनने का भी सोच रहे हो तो पहले पढ़ लो। आप बोलोगे पहले भी हुआ था, पहले सिचुएशन पूरी डिफरेंट थी, अभी सिचुएशन पूरी डिफरेंट है, हम एक अलग ही दुनिया में है अभी, तो भाई मुझे समझना पड़ेगा कि मेरे बच्चों में क्या है, यानी बच्चे क्या होते हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा। हाँ जी। पहली चीज। दूसरी चीज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कब आएगा? दूसरी चीज को नहीं बोलूंगा, तीसरी चीज बोलूंगा एक्सेप्टेंस। दूसरी चीज है कि अपना अधिकार बनाना बंद कर दो।
क्योंकि मैंने पैदा किया है तो मेरे हिसाब से, है ना, हमने पैदा जरूर किया है लेकिन वो एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी रिस्पेक्ट है, उसको वैसे ही पालो। उसकी, जैसे कि हम बचपन में क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि मम्मी मेरे को ये ड्रेस पहनना है, हम बोलेंगे नहीं नहीं ये मत पहन, तो ये वाला ड्रेस पहन क्योंकि ये ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या किया मैंने, उसका एक डिसीजन था, मैंने उसको छोड़ दिया। और जब बच्चा बड़ा होता है, जब खुद के डिसीजन नहीं ले पाता है, हम बोलते हैं इतनी बड़ी हो गई है, खुद के डिसीजन भी नहीं ले पा रही, तो को 4 लोग लगते हैं डिसीजन देने के लिए। बचपन में आपने क्या किया, उसने जब डिसीजन लिया आपने बोला नहीं नहीं क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है, वो मेरे स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता, वहां जाएंगे तो क्या सोचेंगे कितने कैसे कपड़े पहन के आई है, हमारा इमेज खत्म हो जाएगा, तो अच्छा महंगा वाला दिखना चाहिए, तो हम बोलते हैं नहीं ये वाला पहनो, भले इसको, तो आपने उसका डिसीजन खत्म कर दिया ना। तो आपको उसकी इंडिविजुअलिटी को रेस्पेक्ट देनी है, आप उस डिसीजन को रेस्पेक्ट देना है, ये सब चीज़ें हो जाए तो एक्सेप्टेंस कि मेरा बच्चा है, मैं लेके ज़रूर आया हूँ लेकिन मेरा केवल उसकी जर्नी में इतना हाथ है सपोर्ट सिस्टम का। मुझे बस इतना देखना है कि जब जब वो गलत ट्रैक पे जाए तो मुझे उसको वहाँ से डाइवर्ट करके वापस लेके आना है, और जाएगा, क्योंकि ट्रायल एंड एरर पूरे हर फेजेस में चलता है, वो इन्फेंसी हो वो चाइल्डहुड हो। क्या नहीं चलता इन्फेंसी में, बच्चे क्या चलने से पहले क्या चलना सीख जाते हैं, क्या गिरते हैं, ट्रायल एंड एरर हो रहा है ना। क्या जब खाना खाता है गिराता नहीं है क्या, अब माँ बाप क्या करते हैं, गिराता है तो इससे अच्छा बोलते हैं खुद ही खिला दो, या नहीं खाता तो फिर बोलते हैं मोबाइल फोन्स दे दो। मोबाइल फोन्स एक मेजर इशू कंसर्न है अभी, ये जो वर्चुअल ऑटिज्म अभी आया है, लेकिन डायग्नोसिस नहीं है ये, जो हम डायग्नोसिस ICD-10 और DSM-5 अभी संचालित है, जो ये सारे डिसऑर्डर्स को स्पेसिफाई करता है कि ये बीमारी ये है, लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म नाम की कोई भी उस किताब में वर्चुअल ऑटिज्म करके कोई भी डायग्नोसिस नहीं है। बट वो टर्म इसलिए आया क्योंकि वो बच्चा नॉर्मल है, ड्यू टू हैवी एक्सपोजर टू मोबाइल फोन्स एंड टीवी वो ऑटिज्म वाले फीचर्स दिखाने लगा है। ओह, मतलब ऑटिज्म वाले सिम्टम्स देने लग गया है एक नॉर्मल बच्चा। हाँ, नॉर्मल बच्चा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली वो फेज में है, हैवी एक्सपोजर हो रहा है, कोविड के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे मैंने बोला कोविड फायदे के लिए होना था, माँ बाप को ज्यादा टाइम देना था, जो माँ बाप ये बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्या काम नहीं करेंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे तो हम बच्चे को कैसे देखेंगे, तो हम घर आते हैं थक जाते हैं, हमारा थोड़ा मी टाइम होना चाहिए, तो हमने क्या थोड़ा टाइम इसको मोबाइल फोन दे दे तो क्या दिक्कत है भाई, दिक्कत है, पैदा तुमने किया है ना। तो अब ये सब बोल के जिम्मेदारी पल्ला मत झाड़ोगी ना, ये सब है तो आपको पहले सोचना था, तो आपको नहीं पैदा ही नहीं करना था, उसको पैदा कर दिया तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उसकी, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ना, आप उस प्रोजेक्ट को आप हैंडल करो। पैदा करके ऐसा मत छोड़ो ना बीच में, आप उसके ऊपर छोड़ दो, वो क्या समझेगा यार, वो तो छोटा बच्चा है, उसको समझने में 23-24 साल लग जाएंगे चीजों को समझने में, अच्छे ढंग से समझने, तो तब तक तो सपोर्ट करो उसको, उसके बाद वो अपनी जर्नी पे खुद निकलेगा, लेकिन तब तक तो उसकी सपोर्ट आपको लगेगी ना, आपको आपकी सपोर्ट उसको उनको लगेगी ना। तो ये चीज है। परफेक्ट सर, यहीं पे जैसे हम अब इंस्टीट्यूशंस की भी बात करें, जैसे आपने बताया कि साउथ में गवर्नमेंट स्कूल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, लेकिन अपने यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स को बहुत नीचे देखा जाता है नॉर्थ में। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर बीइंग अ पेरेंट मुझे अपने बच्चे के लिए एक इंस्टीट्यूशन चूज करना है, तो व्हाट आर ऑल द एस्पेक्ट्स जो मुझे ध्यान देना चाहिए जिन पर, और अपने बच्चे को समझते हुए कैसे इंस्टीट्यूशन में उनको दाखिल करवाना चाहिए? इंस्टीट्यूशन से पहले ना मेरे को लगता है पेरेंट्स के अंदर एक ये चीज़ होनी चाहिए कि अभी क्या हो गया, पेरेंट्स के अंदर पैसे मांगते हैं स्कूल, देर बोलो 25,000 महीने का है, अब दो, तो पेरेंट्स बोलते हैं जैसे तैसे मर मर के कमा लेंगे हम लोग, है ना, हम पैसे कमा के आपको दे देंगे, हमने दे दिए 25,000 रुपये, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म, आप करो। ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए आजकल होम स्कूलिंग का चलन स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे कुछ सालों में स्कूल खत्म हो जाएंगे, अगर इसी ढंग से हम चलते रहे ना तो स्कूल का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि होम स्कूलिंग करने लगेंगे लोग बाग, क्योंकि स्कूल जाके तो उसको प्रॉब्लम बढ़ रही है भाई, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो पहली चीज ये कि पेरेंट्स को ये मानना पड़ेगा मैं पैसे जरूर स्पेंड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भी रोल है, मैं उससे हाथ नहीं धो सकता हूँ, मुझे घर आके अपना पर्सनल अटेंशन बच्चे को देना पड़ेगा। पर्सनल अटेंशन से दो चीजें हैं, आपके उसके साथ टाइम बीतेगा, एक अटैचमेंट डेवलप होगा, प्लस दूसरी चीज उसके पढ़ाई वाले पार्ट में भी आप उसको हेल्प करोगे। तो दोनों ही चीजें हो रही है ना। मेन पार्ट क्या है, पढ़ाई वाला नहीं है, मेन पार्ट है आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड पैदा हो रहा है, वो बॉन्ड कैसा होना चाहिए वो भी आपको डिसाइड करना है। मैं मार कुटाई करके पढ़ा रहा हूँ तो वो बॉन्ड खराब पैदा हो जाएगा, अगर मैं उसको प्यार से और उसके लेवल पे उसको उसके हिसाब से समझा रहा हूँ तो वो अच्छा बॉन्ड पैदा होगा। एक चीज ये ठीक है, अगर ये आप समझ गए हो तो आप चूज करो स्कूल। दूसरा स्कूल का क्राइटेरिया क्या है कि आप पहले देखो कि आपका इनकम क्या है।
आप ये मत देखो ना मुझे बड़े स्कूल में डालना है, मैं भले ही मैं एक रोटी खाऊंगा लेकिन मैं बच्चे को डालूंगा 25,000 वाले स्कूल में महीने का। मत जाओ कभी भी। इतना ज़्यादा भी है कि बड़े स्कूल में डालेंगे तो मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा। आपको पता नहीं है कितना मेंटल ट्रॉमा से वो गुजरेगा, क्योंकि आपने डाल तो दिया, आपकी हैसियत नहीं है वहां पे जाने की। आप कर रहे हो लेकिन आपको वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने की हैसियत नहीं है ना। अब वो बच्चा जो है, वो छोटा बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है, वहां के दूसरे बच्चे कैसे हैं? पैसे वाले। अब वो क्या देख रहा है? अच्छा पैसे वाले, तो उसके अंदर क्या पैदा हो रहा है मालूम है? कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी औकात नहीं, मेरी हैसियत नहीं है, मेरी भी नहीं, मेरे माँ बाप की। अभी रिसेंटली मेरे को एक पिताजी ने बोला कि उसकी बेटी ने उनको बोला अगर आपकी हैसियत नहीं है तो मुझे पैदा क्यों किया। उस लेवल पे जाने के लिए आप स्कूल चुने अपने हिसाब से। लोग स्कूल इसलिए चुन लेते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ज्यादा पैसा मतलब मुझे मेहनत नहीं करनी है। आपको मेहनत तो तब भी करनी है, आप महंगा स्कूल चुनो या सस्ता स्कूल चुनो, है ना। आप केवी जैसे स्कूल भी डाल सकते हो, लेकिन आप मेहनत आपको भी करनी, और या फिर आप बड़े बड़े सो कॉल्ड नामी गामी स्कूल भी चुन सकते हो। बट आप देखो कि भाई आपका वो लेवल, क्योंकि वहां जो बच्चे आ रहे हैं क्या आपके बच्चों का लेवल सेम है? अगर सेम है तो वो बच्चा कोप अप कर जाएगा, अगर सेम नहीं है उसके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होंगे, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है। अब वो क्या देख रहा है? सारे बच्चे मोबाइल फोन लेके घूम रहे हैं, है ना, सबके जेब में आईफोन्स है, और मेरे पास तो कीपैड वाला फोन भी नहीं दिलाया मम्मी पापा ने। समझ में क्या? उसको एक शर्म वाली फीलिंग पैदा होती है, वो समझ नहीं सकता ना मोबाइल फोन तो बेकार होते हैं। वो ये नहीं सोच रहा ना, वो सोच रहा है सबके पास है, मेरे पास नहीं है यार। तो ये एक चीज हो गई। और तीसरी मैं चीज बोलूंगा कि बड़ा स्कूल देख के मत जाओ। बड़ा स्कूल में हर चीज सही होगी जरूरी नहीं है। प्रोज हर जगह, कॉन्स हर जगह है। बड़े स्कूल में अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, छोटे स्कूल में अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं। लेकिन मैं जहां से जितना ज्यादा अपने बच्चे को मैं मोल्ड कर सकूं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और स्कूल नहीं ले सकता ना, कि मैं उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता हूँ। तो बड़ा स्कूल नाम देख के मत जाओ। आपको दिख रहा है कि हाँ एक स्टैंडर्ड स्कूल है, पढ़ाई यहाँ हो रही है, भले ही बड़ा नाम नहीं है, आप सेलेक्ट कर लो। और जब हम इसकी बात करते हैं, थेरेपी की बात करते हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया कि भाई अगर सिंपल प्रॉब्लम्स है तो आप इंडिविजुअल थेरेपी कराओ या फिर आप मल्टीडिसिप्लिनरी पे जाओ। लेकिन कॉम्प्लेक्स चीजें, क्योंकि हम जिस बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, न्यूरोडाइवर्स के अगर बच्चे हैं आपके घरों में, तो आपको ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ जाना चाहिए। आप हमारे पास आओ, हम ये नहीं बोल रहे हैं, आप कहीं पे भी जाओ, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच ही मदद करेगा। आप वहां जाओगे, कई सारे छोड़ के हमारे पास आए हैं जो बोल रहे हैं हम सालों से कर रहे थे, अभी आके हमको ना 5-6 महीने में फर्क। 2 साल का और 5 महीने का क्या फर्क, क्या इक्वालिटी है, लेकिन रिजल्ट मिल रहे हैं। हमारा एफर्ट्स है जरूर है, हमारे स्टाफ का एफर्ट्स है जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा एफर्ट्स उस अप्रोच का है। तो अगर मुझे कुछ देना भी होगा ना, अगर मेरे को बोलना होगा कि अगर मेरे फेलो इंस्टीट्यूट जो ये काम कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ जाएं, आप उस पर रिसर्च करें, उसके बाद पढ़े। अगर आपको पता है, क्योंकि ये काम करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आप एक कमरे में बैठ के कैजुअल वे में नहीं कर सकते, इट्स वेरी हेक्टिक। आपको उतना टाइम स्पेंड करना है, आपको कंटिन्यूसली ना, आप शांत नहीं बैठ सकते हो, आप ओनर बन के नहीं बैठ सकते हो ना। जैसे हमारे अभी फाउंडेशन डे हुआ है, तो हम वी आर स्टैंडिंग इन द बैक स्टेज, मतलब डायरेक्टर लोग पीछे खड़े हैं ना, बीच में बुलाते कहाँ डायरेक्टर, तो बैक स्टेज से हम निकल के आते थे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है भाई, हम जिस बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, हम वहाँ सामने सोफा में नहीं बैठ सकते हैं गेस्ट के साथ, हमारा काम वहाँ है, हम वहाँ खड़े थे। समझ में गया? तो फैंसी जॉब नहीं है ये काम, इट्स अ वेरी हेक्टिक और स्ट्रेसफुल जॉब। आपको अपने इसको स्टेबल करते हुए अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच जाइए, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, और आपके बच्चों में जो ग्रोथ आनी चाहिए वो ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। अगर नहीं, आपका मेंटालिटी वो नहीं है ग्रोथ, मुझे बस रखना है, बच्चों को पैसे लेने हैं, तो आप वैसे भी, आप जो चल रहा है वैसे भी चल सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, आप गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ, उनके माँ बाप के साथ, और आपको बदलने की ज़रूरत है। वंडरफुल सर, वंडरफुल। एंड आई गेस पूरा पॉडकास्ट बहुत अच्छे से रैप अप हुआ है। वी आर एट द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट सर, और इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि एक क्रक्स, जो मैंने पहले भी कहा कि एक क्रक्स समझ में आता है, मॉरल वैल्यूज़। सिर्फ सोसाइटी नहीं, पेरेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, अगर ओवरऑल ह्यूमैनिटी में एक सेंसिटिविटी आए और एक मोरल की तरह हम इंक्लूजन, जो वर्ड आप यूज़ करते हैं कि इंक्लूजन हो सबके अंदर,
तो मेरे ख्याल से सोसाइटी विल बी अ बेटर प्लेस एवरी डे। इसमें जो आप और हम काम कर रहे हैं, हाँ जी। उसके इसलिए हमारा जो एक सिमिलैरिटी है ना, वो है स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल, मैं उस पे आने वाली थी सर कि आप जो फील कर रहे हो ना, या आपको जो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं भी वही फील कर रहा हूँ, और इसलिए मैं शायद वो कनेक्शन बैठ रहा है हमारा ना। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो एंगल है जिसपे हमने बात नहीं करी है, इट्स अ कोर थिंग। रिलीजियस नहीं बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस इज डिफरेंट। स्पिरिचुअलिटी इज लुकिंग विद इन एंड रिलीजियस इज लुकिंग फॉर अदर। हम बाहर भगवान को देख रहे हैं, लेकिन भगवान ने कह दिया भाई तेरे अंदर ही ये तेरा मंदिर है, उसके अंदर तेरी जो आत्मा है वो तेरा भगवान है। अब तू इस भगवान के साथ क्या करना चाहता है, उसको भगवान बनाना चाहता है या असुर बनाना चाहता है, वो तेरे पे है। तो भाई अंदर देखो ना यार, आप क्यों दूसरों को देख रहे हो? तो स्पिरिचुअलिटी कम्स अ वाइटल रोल। और ये सब ना स्कूल्स में स्पिरिचुअलिटी ये सेशंस या फिर इस तरह की चीजें स्कूल्स में, सोसाइटी में, पेरेंट्स के बीच में ये बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी का ग्रो करना बहुत जरूरी है। और कोई ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपको करेक्ट गाइड कर सके। आप YouTube देख के आपने एक चीज समझा, अपने हिसाब से आपने उसको मान लिया और आप उसको अप्लाई कर रहे हो, वो भी आपके लिए खतरनाक है। तो देयर मस्ट बी समवन टू गाइड यू ऑन द राइट ट्रैक। नहीं तो आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हो लेकिन जा किसी और ही रास्ते पे रहोगे। तो स्पिरिचुअलिटी इज अ वाइटल रोल। आप पूछोगे ना कि क्या स्कूल में होने चाहिए, मैं एक चीज अगर मुझे ऐड करवानी होगी स्कूल्स में, अगर मैं एजुकेशन सिस्टम में, स्पिरिचुअल पार्ट कि स्पिरिचुअलिटी पे मेडिटेशन, ये सब बहुत दूर की बातें हैं। पहले तो आप बच्चों को माइंडफुलनेस सिखा दो कि बी इन द प्रेजेंट। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं मोबाइल देख के नहीं खाऊंगा, मैं उस खाने को खाऊंगा। मैं पानी पी रहा हूँ, मेरा फोकस पानी पे है। मैं नहा रहा हूँ, आई कैन फील द वाटर गोइंग थ्रू माई बॉडी। समझ क्या? दैट्स माइंडफुलनेस ना। मैं ब्रश कर रहा हूँ तो वो ब्रश के ब्रिसल्स मेरे टीथ के हर जगह जा रहे हैं, दैट्स माइंडफुलनेस। मेरा पूरा फोकस उस टाइम उस काम को करते वहां। मेडिटेशन इज द हायर पार्ट ना। आप मेडिटेशन जाने पहले माइंडफुलनेस तो सीखो, नहीं तो आप मेडिटेशन पे जा रहे हो, आपके दिमाग में दुनिया भर के कचड़े चल रहे हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। पहले आपको अपने ब्रेन को उस कॉन्स्टेंट लेवल पे लाना पड़ेगा, माइंडफुल होना पड़ेगा, आपको चीजों पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, तब जाके आप मेडिटेशन में बैठ सकते हो। मेडिटेशन बहुत आगे की बात है। ये जो साधु संत जो मेडिटेशन करते हैं वो हमारी बस की बात नहीं है। हमको पहले माइंडफुल होना पड़ेगा, देन वी विल गो टुवर्ड्स दैट। लेकिन सुनने में मेडिटेशन इतना कॉमन है कि भाई कोई भी मेडिटेशन कर लो, आप 5 मिनट मेडिटेट कर रहे हैं, आंख बंद करते ही मेरे दिमाग में 50 थॉट चल रहे हैं, और सारे नेगेटिव पॉजिटिव, सारे अच्छे बुरे भद्दे सारे थॉट्स आ रहे हैं। मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? ऐसा तो नहीं ना मैं स्विच ऑफ कर दूंगा तो मेरा थॉट बंद हो जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी इज मस्ट इन एवरी फैमिली। वो कोई भी रिलीजन को फॉलो करता हो, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी आनी चाहिए। रिलीजन आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल चॉइस है, बट बीइंग स्पिरिचुअल इज मस्ट। वो आप तो ही हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी। हम एक स्पिरिचुअल नेशन थे, हमने कहाँ लाके अपने देश को खड़ा कर दिया, देख लो। अच्छी चीजें हो रही है, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन इन चीजों पे बात होनी जरूरी है, इसलिए बोलना जरूरी है। अच्छी चीजें हो रही हैं, बट इन चीजों पे मैं नकार नहीं सकता ना। अच्छी चीजें हो रही तो इसको मैं छोड़ दूं। तो यहाँ पे हमको यहाँ तक पहुंचाने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, और अब आगे कहाँ लेके जाएंगे उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। हम किसी को क्या ब्लेम करें? हम क्या बोले वेस्टर्न ने हमको ये सिखा दिया तो हम ये कर रहे हैं तो उनकी गलती है? नहीं, तुम फॉलो कर रहे हो, तुम्हारी गलती है। उनकी क्या गलती है? उन्होंने कर दिया, इसलिए वो बैक टू हमारे पास आ रहे हैं ना। दे आर फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी, हम उनकी तरफ भाग रहे हैं ताकि हम वहां पहले पहुंचे, वो सब झेले, फिर हम वापस आएंगे। वो सर्कल बनाया है ना, फिर मैं आऊँ स्पिरिचुअलिटी पे। भाई मैं उसी जगह उस धरती पे पैदा हुआ हूँ जहाँ स्पिरिचुअलिटी पैदा हुई है, तो मैं क्यों ना उसको एनकैश करूँ यार? मैं क्यों पहले वो वैसा बनूं, फिर घूम फिर के वो जैसे परेशान होके हमारे यहाँ आ रहे हैं, फिर घूम फिर के हम यहाँ पे आए। बिल्कुल सर, आपने जो बात करी माइंडफुलनेस की, थोड़ा सा बताना चाहूँगी सर, इस पे ही मेरी भी एक्सपर्टीज़ है। आप संवेदनाओं की बातें कर रहे हैं, जो एक्चुअल में जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की भी हमने बात करी, अगर हम एक्चुअल में डेली बेसिस पे प्रेजेंट में रहने लग जाते हैं तो न्यूरॉन्स अपने आप नए बनने लग जाते हैं, है ना? और वही आई गेस मेडिटेशन है। और मेडिटेशन की दूसरा पार्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, आप अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन कर रहे हो। हाँ जी। द मोर आप जैसे एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहे हो तो आपका ब्रेन उस हिसाब से वायर हो जाता है। मैंने बोला ना कि मैं जो सुबह पैदा उठा होऊंगा ना नींद से, और मैं जब सोने जाऊंगा, मैं 2 डिफरेंट पर्सन होऊंगा। बिल्कुल, क्योंकि आज की जिंदगी में मैंने बहुत कुछ सीखा होगा, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जब एक सेटिस्फैक्शन होता है ना, जब मैं सेंटर में जाके बच्चों को देखता हूँ, वो जो सेटिस्फैक्शन है, मैं सोचता हूँ यार मैं कितना ब्लेस्ड हूँ यार, मुझे भगवान ने कितना, मैं जो रो रहा था, मैंने जो सारी बेवकूफियां करी अपनी लाइफ में, मैंने क्यों करा? मेरे पास तो कोई कमी नहीं थी यार, अच्छे खासे एक माँ बाप थे,
है ना। हाँ, उनकी थोड़ी चीजें थी जो नहीं थे, वो समझ भी नहीं रहे थे, वो जानबूझ के तो नहीं कर रहे थे, ठीक है, अच्छे खासे दोस्त भी थे, लेकिन मैंने उसको कैसे लिया, अपने हिसाब से, गलत समझ के, सब मेरे खिलाफ हैं, मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं, और मैंने क्या क्या बेवकूफ़ी है, इनको क्या प्रॉब्लम है, मैं तो बहुत अच्छा था यार, इनकी लाइफ तो और मुश्किल है। मैं अपनी लाइफ को मान रहा था, सारे दुख मेरे को भगवान ने मेरे को ही दे के रखे, लेकिन अब समझ में आ रहा है ना, मेरे दुख नहीं, कुछ भी नहीं है यार। So true. सर एक्चुअली ये पॉडकास्ट अपने आप में बहुत ही पावर पैक्ड हो चुका है और आपने हर एस्पेक्ट पे इतनी डिटेल में बात की है, एंड आई वुड पर्सनली कमेंट कि आप खुद अपने आप में कितने कॉन्शियस बीइंग हैं और डेली बेसिस पे इतनी ज़ील के साथ वो जो आप काम कर रहे हैं वो करना ही अपने आप में हैट्स ऑफ, एंड मोर पावर टू यू सर. So it was lovely having you over here, and at the end I just want you to talk to the audience directly with a single line lesson. अगर आप कुछ बताना चाहें, कुछ एक लेसन उनको देना चाहें तो प्लीज. ऑडियंस से मैं अगर एक चीज़ कहना चाहूँ तो सिंगल वो चीज़ होगी, तो मैं बोलूँगा बीइंग ह्यूमन. आप बस ह्यूमन बने रहो, आप और कुछ बनने की कोशिश मत करो. और ह्यूमन को अगर आप समझ गए तो समझ में आ गया, तो उसको भगवान का दर्जा है ना, हमारे भगवान भी ह्यूमन ही थे. तो अगर आप समझ गए अपने आप को कि आप क्या काबिल हैं, तो आपकी ज़िंदगी में जो अनवांटेड परेशानी आप झेल रहे हैं ना, ये सब चीज़ें होंगी नहीं, क्योंकि ये सब आपके द्वारा पैदा की है, आपने ही अपने दिमाग में पैदा की है, इसका वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है. ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं जो हम अपने दिमाग में पैदा करते हैं हमारे, और वो हम अपने इस जाल में फंसते जाते हैं और हम एंड अप इन प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स. अमेजिंग सर. सो ट्रू कि हम अपनी खुद की मेमोरी और इमेजिनेशन को अपने अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा इवॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन टूल था हमारे लिए. डेफिनेटली कि ऊपर वाले ने हमको सारे स्पीशीज में अलग बनाया इंटेलिजेंस देके, और आज ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा दुश्मन उसका इंटेलिजेंस खुद हो गया है. द इंटेलिजेंस इज वर्किंग अगेंस्ट हिमसेल्फ. ऑफ कोर्स उसके लिए फायदे के लिए बनाया था, लेकिन वो खुद अपने लिए नेगेटिव में, अपने नुकसान के लिए उसको यूज कर रहा है. तो ये सोचने वाली बात है समाज को, अगर सोचेंगे तो निकल जाएगा. सो सर यही है हमारा एंड ऑफ द पॉडकास्ट. आगे हम आपसे और जुड़ेंगे. वी विल टॉक अबाउट डिटेल में कि हम और कितने स्टेप्स और प्रोसेसेस के थ्रू इन चीज़ों को और अपना सकते हैं, एक्सेप्टेंस बढ़ा सकते हैं, थेरेपीज़ के बारे में और भी बात करेंगे. सो अगेन इट वाज लवली हैविंग यू ओवर हियर सर. प्लेजर इज माइन करिश्मा. थैंक यू.